हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर क्लास। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और आप सबकी प्रिपरेशन अच्छे से चली रही होगी। तो आप सभी जानते हैं हमने केमिस्ट्री की मैराथन डिस्कस कर ली थी। आई होप आपने क्लासेस देख ली होंगी, नहीं देखी है तो आप देख सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। साथ ही साथ आज की क्लास में हम बायोलॉजी की मैराथन पर डिस्कशन करेंगे। आज की जो क्लास में हम टॉपिक्स डिस्कस करने वाले हैं, एग्जाम ओरिएंटेड क्लास होगी, पॉइंट टू पॉइंट डिस्कशन करेंगे। क्लास स्टार्ट करते हैं। क्लास स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं और अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। लेट्स सी, जो सबसे पहला टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे वो करेंगे लाइफ प्रोसेस। ठीक है, बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट डिस्कशन करेंगे। तो लाइफ प्रोसेस क्या होता है? लाइफ प्रोसेस एक बेसिक प्रोसेस होता है जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स की लाइफ को मेंटेन रखने के लिए क्या होता है, जरूरी होता है। जैसे कि न्यूट्रिशन हो गया, ठीक है, रेस्पिरेशन हो गया, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, एक्सक्रीशन हो गया। तो ये सारे क्या हैं? ये सारे लाइफ प्रोसेस हैं। अब बात कर लेते हैं कि न्यूट्रिशन क्या होता है। तो न्यूट्रिशन एक प्रोसेस होता है फूड को ऑब्टेन करने का एंड यूजिंग इट फॉर, और उसे हमें खाने से क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है। तो यूजिंग इट फॉर एनर्जी, एटीपी यानी कि एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, ग्रोथ, रिपेयर, रेगुलेशन एंड मेंटेनिंग लाइफ, जिसे हम क्या कहते हैं? न्यूट्रिशन कहते हैं। तो सिंपल भाषा में कि जो पोषण है वो प्रोसेस है जिसमें जो जीव भोजन प्राप्त करके उसे ऊर्जा, वृद्धि, रिपेयर यानी कि मरम्मत, नियंत्रण, जीवन रक्षा हेतु क्या करता है? उपयोग करता है। इज दैट क्लियर? अब हम बात करते हैं कि हमें न्यूट्रिशन की जरूरत क्यों पड़ी। वाई इज न्यूट्रिशन नीडेड? पोषण क्यों जरूरी है? तो पहला पॉइंट किस लिए जरूरी है? एनर्जी के लिए जरूरी है। ठीक है जी। दूसरा, ग्रोथ और रिपेयर के लिए जरूरी है। ठीक है जी। तीसरा, रेगुलेशन के लिए जरूरी है। फोर्थ आता है इम्यूनिटी के लिए जरूरी है। और फिफ्थ वन इज हमें रिप्रोडक्शन के लिए जो न्यूट्रिशन है उसकी रिक्वायरमेंट है। तो ये थे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि एनर्जी के लिए, ग्रोथ एंड रिपेयर के लिए, रेगुलेशन के लिए, इम्यूनिटी के लिए और रिप्रोडक्शन के लिए न्यूट्रिशन जरूरी होता है। अब न्यूट्रिशन की कमी से कौन कौन सी बीमारी होती है, यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो विटामिन ए की कमी से कौन सी डिसीज होती है? नाइट ब्लाइंडनेस यानी कि रात में ना दिखना। विटामिन बी1 किससे कौन सी डिसीज होती है? बेरी बेरी। ठीक है जी। विटामिन बी2 की कमी से चिलियाटिस, क्रैक एट माउथ। विटामिन बी3 देखो इंपॉर्टेंट है। विटामिन ए बहुत पूछा जाता है। ठीक है, विटामिन बी1, विटामिन बी3 पेलेग्रा। विटामिन बी9 फॉलिक एसिड, ये भी पूछा जाता है, दैट इज मेगलोब्लास्टिक अनीमिया। ठीक है, और विटामिन बी9 से ज्यादा पूछा जाता है विटामिन बी12, दैट इज प्रीनिशियस अनीमिया। विटामिन सी भी पूछा जाता है, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी। विटामिन डी भी इंपॉर्टेंट है, विटामिन डी की कमी से रिकेट्स। ठीक है, और ऑस्टियोमेलेशिया। विटामिन ई की कमी से स्टेरिलिटी, मसल्स वीकनेस, और विटामिन के की वजह से एक्सेसिव ब्लीडिंग। तो ये सारे ही इंपॉर्टेंट है, इनसे क्वेश्चन आ सकता है, तो एक बार रिवाइज जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, तो एक बार फिर से देख लेते हैं। विटामिन ए की कमी से नाइट ब्लाइंडनेस, विटामिन बी1 की कमी से बेरी बेरी, विटामिन बी2 की कमी से चिलियोसिस, क्रैक एट माउथ, बी3 की कमी से पेलेग्रा, बी9 फॉलिक एसिड, दैट इज मेगलोब्लास्टिक अनीमिया। विटामिन बी12 इंपॉर्टेंट है, प्रीनिशियस अनीमिया। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी, विटामिन डी की कमी से रिकेट्स, विटामिन ई की कमी से स्टेरिलिटी, मसल्स वीकनेस, और विटामिन के की वजह से एक्सेसिव ब्लीडिंग। ठीक है, तो साथ ही साथ आपका रिवाइज हो गया होगा। अब बात कर लेते हैं मिनरल्स, दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। तो आयरन की कमी से क्या होता है? अनीमिया, इंपॉर्टेंट है। आयोडीन की कमी से क्या होता है? गॉइटर। ठीक है, कैल्शियम की कमी से क्या होता है? बोन्स वीक होना और ओस्टियोपोरोसिस, ये पूछा जाता है। ठीक है जी। फोस्फोरस की कमी से टीथ डेवलपमेंट का पुअर बोन यानी कि हड्डी दांत का कमजोर होना। ठीक है, कमजोर विकास कह लो। पोटेशियम मसल्स का वीक होना और हार्ट बीट इरेगुलर होना। मैग्नीशियम मसल्स क्रैम्प और क्लोरोसिस इन प्लांट, दैट इज इंपॉर्टेंट, ये पूछा जा सकता है। जिंक की कमी से स्किन प्रॉब्लम हो सकती है और विकास का रुकना यानी कि ग्रोथ रिटार्डेशन। तो ये कुछ मिनरल्स से, इनकी कमी से डिसीजेस होती हैं, इंपॉर्टेंट है। जैसे आयरन, तो पहला था आयरन की कमी से एनीमिया, आयोडीन गॉइटर, कैल्शियम और आपका पोटेशियम भी उतना नहीं पूछा जाता, मैग्नीशियम क्लोरोसिस इन प्लांट, और जिंक स्किन प्रॉब्लम और ग्रोथ रिटार्डेशन। ठीक है, तो इसमें भी कुछ इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं प्रोटीन एंड अदर न्यूट्रिएंट के बारे में। तो लेट्स सी, प्रोटीन की कमी से यानी कि प्रोटीन डेफिशिएंसी से क्या होती है? क्वाशियोर्कर मेरस्मस। ठीक है, ये ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है। कार्बोहाइड्रेट की कमी से क्या होती है? तो फैटियो वीकनेस। प्रोटीन का सबसे ज्यादा पूछा जाता है। फैट की कमी से क्या होती है? स्किन इश्यू हो सकते हैं। पुअर एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट सॉल्युबल विटामिन। ठीक है जी। तो इसमें जो इंपॉर्टेंट है वो है प्रोटीन डेफिशिएंसी। ठीक है, ये एक बार रिवाइज कर लीजिएगा।
अब बात कर लेते हैं एसेंशियल प्लांट मिनरल और डेफिशिएंसी। तो सबसे पहले नाइट्रोजन। आप जानते हैं कि जो नाइट्रोजन है वो एक इंपॉर्टेंट मैक्रोन्यूट्रिएंट है। मैक्रोन्यूट्रिएंट कौन से होते हैं जो हमें ज्यादा अमाउंट में चाहिए? तो इसका जो मेजर कंपोनेंट जैसे अमीनो एसिड बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्रोटीन यानी कि प्रोटीन बनाने वाले अमीनो अमल यानी कि अमीनो एसिड, न्यूक्लिक एसिड एज वी ऑल नो, डीएनए, आरएनए। क्लोरोफिल एक ग्रीन पिगमेंट होता है जो फोटोसिंथेसिस के लिए क्या होता है, जरूरी होता है। तो ये सब नाइट्रोजन के क्या है, मेजर कंपोनेंट है जो किस में हेल्प करते हैं, जो ओवरऑल ग्रोथ में हेल्प करते हैं, लीफ डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं और साथ ही साथ मेटाबॉलिज्म में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि जो नाइट्रोजन है वो इंपॉर्टेंट क्या है, मैक्रोन्यूट्रिएंट है। क्या है, मैक्रोन्यूट्रिएंट है। ठीक है जी। और इसके मेजर कंपोनेंट अमीनो एसिड, ठीक है, न्यूक्लिक एसिड, क्लोरोफिल। अब डेफिशिएंसी सिम्टम्स। सो लेट्स सी क्या होता है कि स्टंटेड ग्रोथ, प्लांट बिकम कैसा हो जाता है, स्मॉल हो जाता है, कमजोर हो जाता है क्योंकि जो प्रोटीन सिंथेसिस है वो रिड्यूस हो जाता है। इज दैट क्लियर? कि जो पौधा है छोटा और कमजोर रह जाता है क्योंकि इसमें प्रोटीन का फॉर्मेशन नहीं होता, प्रोटीन नहीं बनते। क्लोरोसिस, इसमें क्या होता है, दैट इज इंपॉर्टेंट और ये पूछा जाता है। तो जो ऑल्डर लीव्स है, येलोइंग ऑफ ऑल्डर लीव्स, यानी कि पुरानी जो पत्तियां होती हैं वो किस कलर की होती हैं, वो येलो कलर की हो जाती हैं। तो इसमें जो नाइट्रोजन है वो कैसा रहता है, मोबाइल। तो जो प्लांट है शिफ्ट नाइट्रोजन को शिफ्ट कर देता है फ्रॉम ऑल्डर लीव्स टू यंग लीव्स। तो जो येलोइंग हो जाती हैं ऑल्डर लीव्स, इसलिए पहले पुरानी पत्तियों पीली हो जाती हैं, नई पत्तियां हरी रहती हैं। ठीक है जी। तो उसे कहते हैं क्लोरोसिस। आफ्टर दैट पुअर फ्लावरिंग एंड फ्रूटिंग। ठीक है। तो लेस प्रोटीन एंड एनर्जी लीड्स टू रिड्यूस इट। इसमें क्या होता है कि प्रोटीन की कमी से फल फूल कम बनते हैं। ठीक है। तो ये थे इनके डेफिशिएंसी एंड सिम्टम्स। उसके बाद सेकंड आता है फोस्फोरस। अब फोस्फोरस का रोल क्या होता है, ठीक है, तो दैट इज कंपोनेंट ऑफ एटीपी यानी कि एनर्जी करेंसी। ये तो आप सभी जानते हैं। साथ ही साथ ये प्रेजेंट कहाँ होता है, डीएनए, आरएनए में। ये किस लिए जरूरी होता है, रूट ग्रोथ के लिए, फ्लावरिंग के लिए और सीड फॉर्मेशन के लिए जो फॉस्फोरस है वो जरूरी होता है। अब इसकी कमी से क्या क्या होता है, तो पुअर रूट ग्रोथ यानी कि जो जड़ें हैं वो कमजोर और कैसी रह जाती हैं, छोटी रह जाती हैं। डिले फ्लावरिंग एंड फ्रूटिंग, फूल और फल कैसे आते हैं, देर से आते हैं। लीव्स जो हैं वो किस कलर की हो जाती हैं, टर्न डार्क ग्रीन और पर्पल कलर की हो जाती हैं। किसके वजह से, दैट इज इंपॉर्टेंट। तो एंथोसायनिन के वजह से। किसके वजह से, एंथोसायनिन की वजह से। ये पूछा जा सकता है कि जो कलर है, लीव्स का जो कलर है वो डार्क ग्रीन और पर्पल हो जाता है, किसकी वजह से, तो एंथोसायनिन के वजह से। और ये जो डेफिशिएंसी है, किसकी डेफिशिएंसी है, फोस्फोरस। ठीक है, यानी कि फोस्फोरस की कमी से ये सब होता है। आफ्टर दैट पोटेशियम, दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। इसका रोल क्या होता है, ये बहुत सारे एंजाइम्स को एक्टिवेट करता है और ऑस्मोटिक बैलेंस, वाटर रेगुलेशन, साथ ही साथ स्टोमेटा मूवमेंट्स को मेंटेन रखता है। ये किस लिए जरूरी होता है, तो ये प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म के लिए जरूरी होता है। अब इसमें इसकी कमी से क्या लक्षण होते हैं, तो जो पत्तियों के जो किनारे हैं वो पीले और जलने जैसे हो जाते हैं, यानी कि येलोइंग एंड बर्निंग एट लीफ मार्जिन। इज दैट क्लियर? नेक्रोसिस, दैट इज इंपॉर्टेंट। ये किस में देखा जाता है, ऑल्डर लीव्स में। ठीक है। और स्टेम जो है वो कैसी हो जाती है, वीक हो जाती है, यानी कि जो तना है वो कमजोर हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट आता है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम सेंट्रल एटम ऑफ क्लोरोफिल मॉलिक्यूल। ये एंजाइम एक्टिवेशन और फोटोसिंथेसिस पे हेल्प करता है। इसकी कमी से क्या होता है, इंटरवीनल क्लोरोसिस इन ऑल्डर लीव्स, यानी कि पुरानी पत्तियों की सिराओं के बीच पीला होना। मतलब जो वेन्स है वो तो हमेशा ग्रीन ही रहेंगी, बट जो इंटरवीनल क्लोरोसिस इन ऑल्डर लीव्स यानी कि जो पुरानी पत्तियों के जो सिरा होते हैं उनके बीच में कैसा होता है, येलो कलर होता है। लीफ कर्लिंग यानी कि पत्तियों का मुड़ना। ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि जो ओल्ड लीव्स हैं येलो, किसके बीच में, बिटवीन वीन्स। दैट इज इंपॉर्टेंट, दैट इज मैग्नीशियम डेफिशिएंसी। ठीक है। अब बात करते हैं आयरन। आयरन किस में रोल करता है, किसके लिए जरूरी है, तो ये क्लोरोफिल सिंथेसिस के लिए जरूरी है, तो नॉट अ पार्ट ऑफ इट। आफ्टर दैट इंपॉर्टेंट इन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट, दैट इज साइटोक्रोम ड्यूरिंग किसके दौरान, रेस्पिरेशन एंड फोटोसिंथेसिस के दौरान। अब इनकी कमी से क्या होता है, तो इंटरवीनियल क्लोरोसिस इन यंग लीव्स, तो नई पत्तियां पीली और विंस जो है वो हरे रहते हैं, प्लांट्स जो है वो वीक हो जाते हैं। तो इसमें जो यंग लीव्स हैं वो सबसे पहले येलो होती हैं, वो किसकी कमी से होती हैं, वो आयरन की कमी से होती
होती हैं, जो यंग लीव्स हैं, ठीक है जी। आफ्टर दैट नेक्स्ट आता है कैल्शियम, कंपोनेंट ऑफ सेल वॉल, दैट इज कैल्शियम पैक्टेट। आफ्टर दैट ये मेम्ब्रेन स्टेबिलिटी को मेंटेन रखता है और जरूरी होता है किसके लिए, रूट शूट टिप ग्रोथ के लिए। अब इसकी कमी से क्या होता है, तो जो रूट और शूट टिप्स है वो मर जाते हैं, ठीक है जी। ब्लॉसम एंड रूट इन टोमेटो, की टमाटर का फल जो है ये क्या होता है, खराब होना शुरू हो जाता है। डिफॉर्म यंग लीव्स, यानी कि विकृत नई पत्तियां। तो आपको क्या ध्यान रखना है इसमें, रूट एंड शूट टिप्स जो है वो मर जाती हैं, किसकी कमी से, कैल्शियम की कमी से। अब आता है नेक्स्ट सल्फर। तो सल्फर कहाँ प्रेजेंट होता है, तो ये अमीनो एसिड में प्रेजेंट होता है, सिस्टीन और मेथियोनिन। ओके, कंपोनेंट किसका है, विटामिन का है, बायोटिन, थायमिन। किस लिए जरूरी होता है, प्रोटीन सिंथेसिस के लिए जरूरी होता है। तो इसकी कमी से जो यंग लीव्स हैं वो नई पत्तियां पीली हो जाती हैं, फ्लावरिंग में डिले होता है, यानी कि फूल देर से आते हैं। तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि जो यंग लीव्स हैं वो येलो किसकी वजह से होती हैं, सल्फर की डेफिशिएंसी से होती है, नॉट नाइट्रोजन, वो विच अफेक्ट ओल्ड लीफ फर्स्ट। ये आपको कंसेप्ट ध्यान में रखना है। आफ्टर दैट व्हाट न्यूट्रिएंट्स आर नीडेड, तो सबसे पहले मैक्रोन्यूट्रिएंट की बात करेंगे जो हमें ज्यादा मात्रा में चाहिए, फिर माइक्रोन्यूट्रिएंट की। तो कार्बोहाइड्रेट ये हमें क्या देता है, क्विक एनर्जी देता है, ठीक है जी। उसके बाद प्रोटीन जो किस में हेल्प करता है, जो वृद्धि में, साथ ही साथ रिपेयर में, यानी कि मरम्मत में, एंजाइम्स, हार्मोन्स, इसमें कौन हेल्प करता है, प्रोटीन। फैट्स और लिपिड ये क्या करता है, डेंस एनर्जी, ठीक है। फैट सॉल्युबल विटामिन, इंसुलेशन, ठीक है। फैट सॉल्युबल विटामिन कौन कौन से होते हैं, ADENK। वाटर दैट इज अ सॉल्वेंट, ट्रांसपोर्ट, टेम्परेचर रेगुलेशन में हेल्प करता है। फाइबर, गट मोटिलिटी यानी कि आंतों की गतिशीलता, माइक्रोबायोम हेल्थ यानी कि सूक्ष्म जीव समुदाय का स्वास्थ्य। आफ्टर दैट माइक्रोन्यूट्रिएंट, तो विटामिन जैसे फैट सॉल्युबल विटामिन ADENK और वाटर सॉल्युबल B कॉम्प्लेक्स C। रोल्स क्या होता है, विजन यानी कि विटामिन ए, बॉन्स के लिए विटामिन डी, एंटीऑक्सीडेंट विटामिन ई और विटामिन सी, क्लोटिंग के लिए विटामिन के और मेटाबॉलिज्म के लिए विटामिन बी। ये सब हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे। मिनरल्स के लिए कैल्शियम, फॉस्फोरस, बोन्स, ATP के लिए आयरन, हीमोग्लोबिन, आयोडीन, थायराइड, सोडियम, पोटेशियम, दैट इज क्लोरीन, नर्व मसल्स, जिंक, मैग्नीशियम, एंजाइम्स। इज दैट क्लियर, ये सब आप शॉर्ट में याद रखिएगा। अब बात करते हैं डिफरेंट मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन एनिमल। तो आप सभी जानते हैं होलोजॉइक न्यूट्रिशन पर पहले डिस्कस करेंगे। तो इस मोड में क्या होता है, जो ऑर्गेनिज्म है वो सॉलिड और लिक्विड फूड लेते हैं और डाइजेस्ट करते हैं इट टू ऑब्टेन एनर्जी। अब इसमें 5 मेन स्टेप होते हैं। इंजेशन, इंजेशन क्या होता है, कभी कभी इनके 5 के 5 वो पूछ ले जाते हैं कि इनका सही सीक्वेंस क्या है, तो वो भी इंपॉर्टेंट है, जैसे इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन, इजेशन, ठीक है। तो इंजेशन टेकिंग इन ऑफ फूड, फूड को लेना। डाइजेशन ब्रेकिंग डाउन फूड, कॉम्प्लेक्स फूड को ब्रेक डाउन करना सिंपलर मॉलिक्यूल्स में। एब्जॉर्प्शन जो न्यूट्रिएंट एंटर करते हैं इनटू ब्लड और बॉडी फ्लूइड। एसिमिलेशन यूटिलाइज ऑफ एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स का पहुंचाना बाय बॉडी सेल्स। और रिमूवल जो अनडाइजेस्टेड और वेस्ट मटेरियल हो रहा है, वेस्ट मटेरियल है उसका रिमूवल। तो 5 स्टेप कौन कौन से हैं, वो है इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन, इजेशन। ये आपका इनका करेक्ट सीक्वेंस जो है वो एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है। अब सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन, तो इसमें क्या होता है, जो ऑर्गेनिज्म है वो न्यूट्रिशंस कहाँ से लेते हैं, डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर से, जो कि डाइजेस्टिव एंजाइम सीक्रीट करते हैं ऑन द फूड मटेरियल। और वो जो एंजाइम है वो ब्रेक डाउन होते हैं कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस इनटू सिंपल सॉल्युबल फॉर्म आउटसाइड द बॉडी। और जो ऑर्गेनिज्म देन एब्सॉर्ब द डिसॉल्व न्यूट्रिएंट। तो आपको ध्यान रखना है, सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन से भी क्वेश्चन आया हुआ है। तो ऑर्गेनिज्म जो न्यूट्रिशन ऑब्टेन करते हैं वो किससे करते हैं, डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर से, ठीक है। तो एग्जाम्पल मस्ट इंपॉर्टेंट है ये, फंजाई, मशरूम, ब्रेड मोल्ड, और इसमें कुछ बैक्टीरिया यानी कि सम बैक्टीरिया। तो एग्जाम्पल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको याद होने चाहिए। उसके बाद पैरासिटिक न्यूट्रिशन, इस मोड में क्या होता है, एन ऑर्गेनिज्म जिसे हम पैरासाइट कहते हैं वो किस में रहता है, वो दूसरे अनदर ऑर्गेनिज्म जिसे हम होस्ट कहते हैं, ठीक है, कहाँ रहता है, दूसरे ऑर्गेनिज्म में, यानी कि जिसे हम होस्ट कहते हैं, और न्यूट्रिशन डिराइव करता है फ्रॉम इट। जो पैरासाइट है वो अपना खाना खुद प्रिपेयर नहीं करते, द पैरासाइट डज नॉट प्रिपेयर इट्स ओन फूड। ये क्या करते हैं, रेडीमेड न्यूट्रिएंट जो है होस्ट से क्या करते हैं, सक करते हैं। और ये जो रिलेशनशिप है ये हार्मफुल किसके लिए होती है, होस्ट के लिए हार्मफुल होती है, क्योंकि होस्ट कैसा होता है, वीक होता है और डिसीज्ड होता है। इज दैट क्लियर? तो लेट्स सी एग्जांपल, जैसे टेप फॉर्म, ये कहाँ होता है, ये आपको पता होना चाहिए, इन ह्यूमन इंटेस्टाइन, लाइस ऑन ह्यूमन हेड, लीच ऑन ब्लड, और कैस्केटा, ठीक है, और एमरबेल दैट इज प्लांट पैरासाइट। इज दैट क्लियर? ये आपको इनके एग्जांपल पता होने चाहिए।
फोटोसिंथेसिस, आप सभी जानते हैं फोटोसिंथेसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें जो ग्रीन प्लांट है वो अपना खाना खुद बनाते हैं, किस फॉर्म में? ग्लूकोज की फॉर्म में। तो अब पूछ लिया जाता है कि कौन कौन से रॉ मटेरियल जो है वो रिक्वायर्ड होते हैं, तो जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड जो कहाँ से लिया जाता है? एयर से, किसके थ्रू? स्टोमेटा के थ्रू। वाटर H2O जो कि एब्जॉर्ब किया जाता है फ्रॉम सॉइल, किसके थ्रू? रूट्स के थ्रू। सनलाइट जो कि एनर्जी प्रोवाइड करता है, किसके लिए? रिएक्शन के लिए। क्लोरोफिल जो एक ग्रीन पिगमेंट है जो लीव्स में होता है, जो सनलाइट को क्या करता है? ट्रैप करता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट, क्लोरोफिल, ये क्या है? ये रॉ मटेरियल है। तो इस प्रोसेस में ये भी पूछ लिया जाता है कि एज अ बाय प्रोडक्ट क्या रिलीज होता है, दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। तो आपको ध्यान रखना है कि ऑक्सीजन यानी कि O2 रिलीज होती है एज अ बाय प्रोडक्ट। रिएक्शन भी ध्यान रखना कि कार्बन डाइऑक्साइड जब वाटर के साथ रिएक्ट करता है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, क्लोरोफिल, इट विल फॉर्म ग्लूकोज, ठीक है, और प्लस ऑक्सीजन जो है एज अ बाय प्रोडक्ट रिलीज होता है। दैट इज इंपॉर्टेंट। यहीं से 2-3 क्वेश्चन बन सकते हैं। आफ्टर दैट अब इसके स्टेप्स क्या क्या होते हैं? तो सबसे पहला आता है लाइट रिएक्शन। सबसे पहले ये भी पूछा जा सकता है लाइट रिएक्शन में कि ये कहाँ होता है। मैंने अभी आपको बताया, बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट डिस्कशन करेंगे क्योंकि आप पूरी बायोलॉजी ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। जो एग्जाम ओरिएंटेड है, जहां से क्वेश्चन आने के चांसेस हैं, उसी पर ही डिस्कशन करेंगे, उन्हीं मेन पॉइंट को बार बार रिवाइज करेंगे, ठीक है। तो लाइट रिएक्शन कहाँ होता है? थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन में होता है ऑफ क्लोरोप्लास्ट। इज दैट क्लियर? ये कहाँ होता है? ये जो लाइट रिएक्शन है ये क्लोरोप्लास्ट के थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन यानी कि झिल्ली में होता है। इसके लिए सनलाइट और क्लोरोफिल जरूरी होता है। पूछ लिया जाएगा कि लाइट रिएक्शन के लिए क्या क्या जरूरी है, तो सनलाइट एंड क्लोरोफिल। अब इसमें मेन इवेंट्स क्या क्या हैं? तो जो सनलाइट जो एब्जॉर्ब की जाती है वो किसके थ्रू? क्लोरोफिल के थ्रू। यानी कि जो क्लोरोफिल है वो क्या करता है? सनलाइट यानी कि सूर्य के प्रकाश को एब्जॉर्ब करता है, अवशोषित करता है। स्प्लिटिंग ऑफ वाटर, वाटर का स्प्लिट होना जिसे हम फोटोलाइसिस कहते हैं, जल का विघटन। तो ये क्या देता है? ऑक्सीजन, हाइड्रोजन आयंस एंड इलेक्ट्रॉन, और एनर्जी का फॉर्मेशन होता है। एनर्जी मॉलिक्यूल्स का क्या होता है? फॉर्मेशन होता है, यानी कि ऊर्जा अणु बनते हैं ATP एंड NADPH। तो बाय प्रोडक्ट इसमें भी क्या होता है? इस स्टेप में ऑक्सीजन रिलीज होता है इन दिस स्टेप। नेक्स्ट आता है डार्क रिएक्शन, केल्विन साइकिल। तो ये कहाँ होता है? ये स्ट्रोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट, यानी कि ये क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में होता है, ठीक है। कहाँ होता है? क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में होता है। इससे डायरेक्ट सनलाइट की रिक्वायरमेंट नहीं होती, इसमें प्रत्यक्ष सूर्य के प्रकाश नहीं लगता। ये किस पर डिपेंड करता है? ऑन प्रोडक्ट ऑफ लाइट रिएक्शन। ये लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट पर डिपेंड करता है। इसमें ATP एंड NADPH कहाँ से लिया जाता है? लाइट रिएक्शन से, टू फिक्स कार्बन डाइऑक्साइड इनटू ग्लूकोज। तो इसमें जो मेन आउटकम है, फॉर्मेशन किसका होता है? ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है। अब आपको 2 पॉइंट में चीज ध्यान रखनी है। तो लाइट रिएक्शन ATP NADPH बनाती है और ऑक्सीजन रिलीज करती है। डार्क रिएक्शन जो लाइट रिएक्शन में ATP NADPH बना था उसे यूज करती है, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, और क्या बनाते हैं? ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है। इज दैट क्लियर? आफ्टर दैट नेक्स्ट आता है एरोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है। तो एरोबिक रेस्पिरेशन जो किसकी प्रेजेंस में होता है? जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है। इसमें जो ग्लूकोज है वो कंप्लीटली ब्रोकन डाउन हो जाता है, किसमें? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में। दैट इज इंपॉर्टेंट, ये पूछा जाता है कि जो ग्लूकोज है वो किस में ब्रेक डाउन होता है कंप्लीटली। तो आपको पता होना चाहिए कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। ये क्या प्रोड्यूस करता है? हाई एनर्जी प्रोड्यूस करता है। 38 ATP मॉलिक्यूल्स ये क्या करता है? प्रोड्यूस करता है। साइट यानी कि ये क्या होता है? साइटोप्लाज्म, ग्लाइकोलिसिस प्लस माइटोकॉन्ड्रिया, क्रेब्स साइकिल प्लस ETC, और इक्वेशन दैट इज C6H12O6 प्लस 6O2 दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, और साथ ही साथ हाई एनर्जी प्रोड्यूस करता है 38 ATP एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। आफ्टर दैट एनारोबिक रेस्पिरेशन। तो एनारोबिक रेस्पिरेशन, एरोबिक ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है, एनारोबिक विदाउट ऑक्सीजन होता है। ग्लूकोज जो है इसमें पार्शियली ब्रोक डाउन होता है, लेस एनर्जी प्रोड्यूस करता है। एरोबिक में ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होती है, इसमें कम होती है। कितनी होती है? सिर्फ 2 ATP मॉलिक्यूल्स ये प्रोड्यूस करता है। तो इसमें जो बाय प्रोडक्ट हैं वो वेरी करते हैं, तो ध्यान रखना। इन ईस्ट में तो इथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड फर्मेंटेशन, और मसल्स में ड्यूरिंग हैवी एक्सरसाइज कौन सा होता है? लैक्टिक एसिड। तो ये जो इक्वेशन है ये किसकी है? ईस्ट की है, यानी कि C6H12O6 गिव्स दैट इज इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 2 ATP। तो इसमें ये लेस एनर्जी जो है प्रोड्यूस करता है। तो लेट्स सी डिफरेंस एरोबिक और एनारोबिक में। तो ऑक्सीजन एरोबिक में प्रेजेंट होती है, एनारोबिक में एब्सेंट होती है, ठीक है।
ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज एरोबिक में जो रेस्पिरेशन एरोबिक रेस्पिरेशन में जो ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होता है वो कंप्लीट होता है, इसमें जो होता है वो पार्शियल होता है, वो कंप्लीट नहीं होता। एनर्जी प्रोड्यूस, तो एरोबिक रेस्पिरेशन ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करता है यानी कि 38 एटीपी, ये कम करता है, लो करता है यानी कि 2 एटीपी। ठीक है, बाय प्रोडक्ट इसमें कौन से होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, और इसमें होते हैं इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड इन ईस्ट और लैक्टिक एसिड इन मसल्स। ठीक है, लोकेशन साइटोप्लाज्म प्लस माइटोकॉन्ड्रिया, और इसमें सिर्फ साइटोप्लाज्म ओनली। ठीक है, तो ये था इन दोनों में डिफरेंस। ओके, अब बात कर लेते हैं ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बीइंग। तो सिंपल है, ब्लड क्या होता है, एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है जो सब्सटेंस को ट्रांसपोर्ट करता है इन द बॉडी। ठीक है, तो लेट्स सी ब्लड के फंक्शन देखेंगे जहां से क्वेश्चंस आते हैं। तो ये क्या करता है, ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करता है, किसके थ्रू, बाय आरबीसी के थ्रू यानी कि रेड ब्लड सेल्स के थ्रू। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट करता है किसके थ्रू, फ्रॉम टिश्यू, किससे, फ्रॉम टिश्यू टू लंग्स। ये क्या करता है, न्यूट्रिएंट्स कैरी करता है। न्यूट्रिएंट्स क्या क्या, जैसे ग्लूकोज हो गया, अमीनो एसिड्स हो गया, विटामिन हो गया। ये हार्मोन्स को भी ट्रांसपोर्ट करता है, ट्रांसपोर्ट ऑफ हार्मोन। वेस्ट प्रोडक्ट को रिमूवल करता है यूरिया और यूरिक एसिड की फॉर्म में। डिफेंस अगेंस्ट इन्फेक्शन किसके थ्रू, व्हाइट ब्लड सेल्स के थ्रू। ब्लड क्लोटिंग बाय प्लेटलेट्स, और ये बॉडी टेम्परेचर को और पीएच बैलेंस को क्या करता है, मेंटेन रखता है। आफ्टर दैट ब्लड के कंपोनेंट, तो सबसे पहला आता है, सबसे पहला जो है वो है प्लाज्मा। प्लाज्मा कैसा होता है, येलोइश फ्लूइड होता है। कैसा होता है प्लाज्मा, येलोइश फ्लूइड यानी कि पीला तरल। 55% ऑफ ब्लड यानी कि रक्त का 55%। ये क्या कैरी करता है, इसमें वाटर, सॉल्ट यानी कि जल, लवण, न्यूट्रिएंट पोषक तत्व, हार्मोन और वेस्ट पदार्थ, क्या वेस्ट पदार्थ होते हैं। ठीक है जी। सेकंड आता है आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स। रेड ब्लड सेल्स जो है वो क्या कंटेन करता है, वो हीमोग्लोबिन कंटेन करता है, ऑक्सीजन और कुछ कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रांसपोर्ट करता है, जिसका लाइफ स्पेन से क्वेश्चन आ सकता है 120 डेज। जो प्रोड्यूस कहाँ होता है, जो प्रोड्यूस होता है बोन मैरो में। आफ्टर दैट थर्ड आता है व्हाइट ब्लड सेल। तो कलरलेस होती हैं, इरेगुलर शेप होती हैं, इन्फेक्शन से लड़ती हैं, एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करती हैं। ये पूछ लिया जाता है कि कौन से सेल ऐसी हैं जो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करती हैं, तो दैट इज व्हाइट ब्लड सेल। आफ्टर दैट प्लेटलेट्स, तो ये स्मॉल फ्रेगमेंट्स होते हैं जो ब्लड क्लोटिंग में हेल्प करते हैं टू प्रिवेंट ब्लड लॉस। उसके बाद हार्ट। ठीक है, तो हार्ट की स्ट्रक्चर देखेंगे, कैसा ऑर्गन है, मस्कुलर ऑर्गन है। साइज कैसा होता है, क्लोज्ड फिस्ट यानी कि बंद मुट्ठी के बराबर जो होता है इसका साइज होता है। कहाँ लोकेटेड होता है, तो ये लोकेटेड होता है लेफ्ट साइड ऑफ द चेस्ट कैविटी। किससे मिलके बना है, कार्डिक मसल से मिलके बना है। इट इज मेड अप ऑफ कार्डिक मसल जो कि क्या करती हैं, कॉन्ट्रैक्ट राइथमिकली एंड नर्व टायर। हार्ट के 4 चैम्बर होते हैं, आप सबको पता है, जैसे राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल। तो सबसे पहला राइट एट्रियम जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव करता है, कहां से, फ्रॉम द बॉडी, किसके थ्रू, वाया वेना केवा। राइट वेंट्रिकल जो ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को क्या करता है, पंप दिस ऑक्सीजन, जो ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है इसे पंप करता है टू द लंग्स, किसके थ्रू, वाया पल्मोनरी आर्टरी। लेफ्ट एट्रियम जो है रिसीव ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लंग्स, यानी कि फेफड़ों से आया ऑक्सीजन जो क्या है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसे ग्रहण करता है, किसके थ्रू, वाया पल्मोनरी वेन्स के थ्रू। लेफ्ट वेंट्रिकल जो है ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को क्या करता है, पंप करता है टू द होल बॉडी और वायदा किसके थ्रू, ऑर्टा के थ्रू। तो यानी कि ऑक्सीजन युक्त रक्त को महाधमनी यानी कि ओर्टा द्वारा, किसके थ्रू, ओर्टा द्वारा पूरे शरीर में भेजा जाता है। तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द बॉडी किसके थ्रू, वाया वेना केवा। राइट वेंट्रिकल पंप दिस deoxygenated blood to the lungs, किसके थ्रू, पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू। लेफ्ट एट्रियम रिसीव ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लंग्स, किसके थ्रू, वाया पल्मोनरी वेन्स। और लेफ्ट वेंट्रिकल पंप ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द होल बॉडी वाया द ऑर्टा। ठीक है, आफ्टर दैट फंक्शन क्या होता है, तो सबको पता है हार्ट का जो काम होता है वो किसका होता है, पंप करने का काम होता है। तो जो राइट साइड है उधर हैंडल होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बॉडी टू लंग्स, लेफ्ट साइड हैंडल होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी कि लंग्स टू बॉडी। ठीक है, तो इंश्योर इसमें क्या था, कॉन्टिन्यूअस डबल सर्कुलेशन। पल्मोनरी सर्कुलेशन किसके लिए, ऑक्सीजनेशन के लिए। सिस्टमेटिक सर्कुलेशन किसके लिए, फॉर बॉडी सप्लाई यानी कि शरीर तक पहुंचाने के लिए। आफ्टर दैट ब्लड वेसल्स, आर्टरीज, वेन्स, कैपिलरीज क्वेश्चन आते हैं। तो आर्टरीज जो है वो कैसा ब्लड कैरी करती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, किससे, फ्रॉम हार्ट से, एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी। दैट इज इंपॉर्टेंट, एक्सेप्शन से क्वेश्चन आता है। वेन्स जो होती हैं ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं टू हार्ट एक्सेप्ट पल्मोनरी वेन। आफ्टर दैट कैपिलरीज, ये वेरी थिन वेसल्स होते हैं, ऑक्सीजन को एक्सचेंज करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, न्यूट्रिएंट्स को और वेस्ट को।
अब आता है डबल सर्कुलेशन। तो ह्यूमन जो है ब्लड पासेस होता है ट्वाइस किसके थ्रू, हार्ट के थ्रू, एक कंप्लीट साइकिल में, ठीक है। तो ये भी आता है। अब टाइप्स जो होता है, पहला होता है पल्मोनरी सर्कुलेशन, इसमें हार्ट राइट साइड से, लंग्स हार्ट लेफ्ट साइड, ठीक है। तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ जाता है, गोज टू लंग्स। फिर गेट ऑक्सीजनेटेड इन लंग्स, यानी कि फेफड़ों में ऑक्सीजन युक्त क्या होता है, बनता है, और फिर किसके पास जाता है, हार्ट के पास जो है ये क्या होता है, रिटर्न होता है। सिस्टमेटिक सर्कुलेशन में क्या होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो कहाँ जाता है, टू बॉडी सेल्स, ऑक्सीजन डिलीवर करता है और न्यूट्रिएंट्स को डिलीवर करता है, कार्बन डाइऑक्साइड और वेस्ट को कलेक्ट करता है, और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टू हार्ट, यानी कि डीऑक्सीजन युक्त रक्त हृदय में लौट आता है, ठीक है। आफ्टर दैट इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, तो ये ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को सेपरेट करता है, रेस्पिरेशन की एफिशिएंसी को बढ़ा देता है, हाई एनर्जी सप्लाई नेसेसरी फॉर वार्म ब्लडेड एनिमल्स जैसे कि ह्यूमन उन्हें क्या करता है, मेंटेन रखता है। अब बात करते हैं ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट। तो लेट्स सी जाइलम। तो जाइलम जो टिश्यू है ये क्या करता है, टिश्यू दैट ट्रांसपोर्ट वाटर्स एंड मिनरल्स फ्रॉम रूट स्टेम्स लीव, यानी कि उत्तक जो जल और खनिज यानी कि वाटर एंड मिनरल्स को जड़ों से फिर कहाँ, स्टेम पत्तियों तक ले जाता है। तो जो जाइलम है वो क्या ट्रांसपोर्ट करता है, तो वाटर्स एंड मिनरल्स, और ट्रांसपोर्ट कैसा होता है, यूनिडायरेक्शनल होता है, यानी कि सिर्फ ऊपर की ओर होता है। दैट इज इंपॉर्टेंट। कैसा होता है, यूनिडायरेक्शनल होता है। आफ्टर दैट फ्लोएम, फ्लोएम क्या करता है कि उत्तक जो पत्तियों यानी कि सोर्स से बने हुए भोजन, ठीक है, यानी कि शुगर को पूरे पौधे तक पहुंचाता है, यानी कि टिश्यू दैट ट्रांसपोर्ट्स प्रिपेयर्ड फूड, ठीक है। ये क्या करता है, प्रिपेयर्ड फूड यानी कि शुगर ट्रांसपोर्ट करता है फ्रॉम लीव सोर्स ऑल पार्ट ऑफ प्लांट, ठीक है। और इसमें जो ट्रांसपोर्ट होता है वो कैसा होता है, बाय डायरेक्शनल होता है, यानी कि बहुत अपवर्ड भी और डाउनवर्ड भी। अब आता है ट्रांसपिरेशन पुल। तो वाटर इवेपोरेट होता है किससे, फ्रॉम लीव्स, किसके थ्रू, स्टोमेटा के थ्रू, जो एक सक्शन फोर्स क्रिएट करता है और वाटर को अपनी ऊपर की ओर पुल करता है। तो पत्तियों से स्टोमेटा द्वारा क्या होता है, जो जल है वो वाष्पित होता है, ठीक है, और सक्शन बल क्या करता है, उत्पन्न होता है, और जड़ों से ऊपर तक जल जो है वो पुल करता है, यानी कि खींचता है। अब इनकी क्या इंपॉर्टेंस है, तो ये वाटर और मिनरल्स को सप्लाई करते हैं किसके लिए, फोटोसिंथेसिस के लिए, डिस्ट्रीब्यूट्स फूड फॉर ग्रोथ एंड एनर्जी, और वाटर बैलेंस और कूलिंग बाय ट्रांसपिरेशन इसे मेंटेन रखते हैं। आफ्टर दैट ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स। तो सबसे पहला लोअर एनिमल्स, जैसे सिंपल एनिमल्स लाइक अमीबा, हाइड्रा, स्पंजेस, फ्लैटवर्म, इनके पास स्पेशलाइज सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं होते। तो ये किसका यूज करते हैं, ये डिफ्यूजन का यूज करते हैं थ्रू बॉडी सरफेस, किसके लिए, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, न्यूट्रिएंट और वेस्ट के लिए। जो लोअर एनिमल है वो किसका यूज करते हैं, डिफ्यूजन का यूज करते हैं। ये पूछ लिया जाता है। कुछ जैसे कि हाइड्रा, इनके पास क्या होता है, गैस्ट्रावस्कुलर कैविटी होती है फूड और ऑक्सीजन को सर्कुलेट करने के लिए। आफ्टर दैट हायर एनिमल्स, उनपे क्या होता है, वेल डेवलप्ड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, जैसे कि हार्ट, ब्लड एंड वेसल्स। ये दो मेन टाइप का होता है। एक होता है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, जो ब्लड नॉट ऑलवेज इन वेसल्स जैसे कि ऑर्थोपोडाज लाइक इंसेक्ट, और क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, ब्लड हमेशा जो फ्लो करता है वो वेसल्स में करता है, जैसे कि अर्थवर्म, वर्टिब्रेट्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस, ठीक है जी। उसके बाद बात करते हैं एक्सक्रीशन इन एनिमल्स एंड ह्यूमंस। तो एक्सक्रीशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें जो मेटाबॉलिक वेस्ट है, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड है, यूरिया सॉल्ट है, एक्सेसिव वाटर है, वो बॉडी से क्या होता है, निकलता है, यानी कि रिमूव होता है। उसे हम क्या कहते हैं, एक्सक्रीशन कहते हैं। मेन ऑर्गन जो होता है दैट इज किडनी, ठीक है जी। फंक्शनल यूनिट क्या होती है, इंपॉर्टेंट है, नेफ्रॉन होती है। वेस्ट क्या क्या है, यूरिया, सॉल्ट, एक्सेसिव वाटर। प्रोसेस यानी कि फिल्ट्रेशन, ब्लड क्या करता है, कहाँ फिल्टर्ड होता है, इन ग्लोमेरुलस। रीएब्जॉर्प्शन, यूजफुल सब्सटेंस जो है जैसे ग्लूकोज, अमीनो एसिड, वाटर, वो रीएब्जॉर्ब होते हैं। सिक्रेशन, वेस्टेज जैसे यूरिया, आयन सिक्रेटेड होते हैं। यूरिन फॉर्मेशन, यूरिया, सॉल्ट, एक्सेसिव वाटर, ठीक है। तो ये सब क्या होता है, दैट इज यूरिन फॉर्मेशन में यूरिया, सॉल्ट, एक्सेसिव वाटर। अब अदर एक्सक्रेटरी ऑर्गन इन ह्यूमन, ये इंपॉर्टेंट है। तो हम ह्यूमंस में क्या क्या होते हैं, लंग्स होते हैं जो कार्बन डाइऑक्साइड और जल वाष्प निकालते हैं, साथ ही साथ स्किन जो कि क्या निकालती है, पसीना। आफ्टर दैट लीवर यानी कि बाइल पिगमेंट जैसे बिलिरुबिन और बिलिवर्डिन बनाता है। आफ्टर दैट एक्सक्रीशंस इन एनिमल्स। तो अमीबा में क्या होता है, सिंपल डिफ्यूजन होता है, किसके थ्रू, बॉडी सरफेस के थ्रू। अर्थ फॉर्म में जो एक्सक्रीशन होता है ये पूछ लिया जाता है किसके थ्रू, नेफ्रीडिया के थ्रू। इंसेक्ट में मेल्फिशियन ट्यूब्यूल्स के थ्रू। फिशेस एंड एम्फीबियस में जो गिल्स हैं वो अमोनिया को एक्सक्रीट करती हैं। रेप्टाइल, बर्ड्स, मैमल्स, किडनी एक्सक्रीट करती है यूरिया और
और यूरिक एसिड। ओके, आफ्टर दैट एक्सक्रीशन इन प्लांट, तो एक्सेस वाटर, तो जो प्लांट है वो एक्स्ट्रा वाटर को रिमूव करता है किसके थ्रू, ट्रांसपीरेशन के थ्रू। ये भी पूछा जाता है कि इवेपोरेशन किसका, इवेपोरेशन ऑफ वाटर किसके थ्रू, फ्रॉम स्टोमेटा ऑफ लीव्स। आफ्टर दैट ऑक्सीजन, ये क्या है, दैट इज द बाय प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस जो प्लांट है वो ऑक्सीजन रिलीज करता है एज अ वेस्ट प्रोडक्ट, किसके थ्रू, स्टोमेटा के थ्रू। कार्बन डाइऑक्साइड बाय प्रोडक्ट ऑफ रेस्पिरेशन, तो ड्यूरिंग रेस्पिरेशन जो प्लांट है वो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है स्पेशली एट नाइट, और किसके थ्रू, स्टोमेटा के थ्रू। स्टोरेज ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट, तो कुछ वेस्ट ऐसे होते हैं जो कहाँ स्टोर होते हैं, इन प्लांट पार्ट, जैसे कि रेजिन, लेटेक्स, कम्स, तो ये स्टोर होते हैं इन बार्क, स्टेम्स, और जो कैल्शियम ऑक्सिलेट क्रिस्टल है, ग्रेफाइट्स, ये स्टोर होते हैं लीव्स में। आफ्टर दैट नेक्स्ट आता है लीफ फॉल, यानी कि पत्तों का झड़ना। प्लांट कभी कभी ऐसा होता है कि एंकोमुलेट वेस्ट इन ओल्ड लीव्स व्हेन लीफ फॉल वेस्टेज आर रिमूव। जो कैसी होती हैं, जो ओल्ड लीव्स होती हैं जो खराब हो जाती है, वो कैसी हो जाती है, झड़ जाती हैं, तो वहां से भी वेस्ट जो है वो रिमूव हो जाता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं चैप्टर रिप्रोडक्शन की, जहां से क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो बात करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ वेरिएशन की। तो सबसे पहले जो वेरिएशन है वो किस में हेल्प करता है, स्पीसीज को हेल्प करता है सर्वाइव करने में इन चेंजिंग एनवायरमेंट। आफ्टर दैट ये एडवांटेज प्रोवाइड करता है इन नेचुरल सिलेक्शन, और ये एसेंशियल किसके लिए होता है, फॉर इवोल्यूशन के लिए एसेंशियल जरूरी होता है। आफ्टर दैट मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन सिंगल ऑर्गेनिज्म, तो बात करते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कोई गैमेट का फ्यूजन नहीं होता है। ऑफस्प्रिंग कैसे होते हैं, आइडेंटिकल होते हैं, यानी कि कैसे होते हैं, से एग्जैक्ट कॉपीज होते हैं। ठीक है, आइडेंटिकल होते हैं, पेरेंट के क्लोन्स होते हैं, बेसिकली सिमिलर होते हैं। ठीक है, पहला देखते हैं बाइनरी फिजन। तो बाइनरी फिजन में पेरेंट सेल जो है वो डिवाइड हो जाती है टू इक्वल डॉटर सेल में। तो इनके एग्जांपल से ही क्वेश्चन आता है। तो बाइनरी फिजन में जो एग्जांपल इंपॉर्टेंट है वो है अमीबा, पैरामीशियम। साथ ही साथ दूसरा आता है मल्टीपल फिजन। मल्टीपल फिजन का जो इंपॉर्टेंट एग्जांपल है दैट इज प्लाज्मोडियम मलेरियल पैरासाइट। तो इसमें जो पेरेंट सेल है वो डिवाइड होती है बहुत सारी डॉटर सेल में एट द सेम टाइम, और यूजुअली ये कब होता है, ये अनफेवरेबल कंडीशन में होता है। बर्डिंग, इसमें स्मॉल बर्ड जो है वो ग्रो करती है, कहां से, ऑन द पेरेंट बॉडी। बर्ड जो है डिटैच होती है और ग्रो करती है एक नए ऑर्गेनिजम्स में। बर्डिंग में जो एग्जांपल आते हैं इंपॉर्टेंट है वो है हाइड्रा एंड ईस्ट। उसके बाद नेक्स्ट आता है फ्रेगमेंटेशन। इसमें पेरेंट बॉडी ब्रेक होती है पीसेस में, यानी कि फ्रेगमेंट्स में, और हर एक फ्रेगमेंट जो है एक नया इंडिविजुअल डेवलप करता है, जैसे कि स्पाइरोगायरा एल्गे। आफ्टर दैट स्पोर फॉर्मेशन, तो पेरेंट जो है वो स्पोर प्रोड्यूस करते हैं इनसाइड स्पोरेंजिया। स्पोर्स कैसे होते हैं, फैल जाते हैं और एक नए ऑर्गेनिजम्स में ग्रो करते हैं, जिसका एग्जांपल है राइजोफस, यानी कि ब्रेड मोल्ड। ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट पर। तो लेट्स सी, तो बाइनरी फिजन के जो एग्जांपल हैं अमीबा, पैरामीशियम, मल्टीपल फिजन प्लाज्मोडियम, बर्डिंग, ईस्ट, हाइड्रा। आफ्टर दैट फ्रेगमेंटेशन, स्पाइरोगायरा, और स्पोर फॉर्मेशन, राइजोपस। ठीक है जी, अब बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट। तो इसमें जो मेल पार्ट है दैट इज स्टेमन। स्टेमन एंथर फिलामेंट, जो एंथर है वो पोलन ग्रेन प्रोड्यूस करता है जो मेल गैमेट्स को कैरी करता है। जो पोलन है वो ट्रांसफर होता है टू अ फीमेल पार्ट, किसके थ्रू, विंड, इंसेक्ट और वाटर के थ्रू। फीमेल पार्ट दैट इज कार्पल, पिस्टिल, कार्पल, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। स्टिग्मा स्टिकी सरफेस जहां पर पोलन ग्रेन लैंड करते हैं। स्टाइल जो है ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है जो कनेक्ट होती है स्टिग्मा से ओवरी। ओवरी जो है ओव्यूल कंटेन करता है, और हर एक ओव्यूल हैज एन एग सेल एंड फीमेल गैमेट। ओके, आफ्टर दैट बात करते हैं फर्टिलाइजेशन प्रोसेस की। ठीक है, तो फर्टिलाइजेशन प्रोसेस में जो पोलन ग्रेन है वो लैंड होता है ऑन स्टिग्मा। पोलन ग्रेन ग्रो करता है अ पोलन ट्यूब डाउन थ्रू स्टाइल। मेल गैमेट ट्रैवल होता है किसके थ्रू, पोलन ट्यूब के थ्रू, जो कहां तक पहुंचता है, टू रीच ओव्यूल। और मेल गैमेट फ्यूज होता है विद एग सेल, यानी कि फीमेल गैमेट के साथ, और उस फ्यूजन को हम क्या कहते हैं, फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइज एग इज इक्वल्स टू जायगोट, वो डेवलप किसमें होता है, एम्ब्रियो में। तो ओव्यूल कैसी हो जाती है, बिकम सीड, और ओवरी बिकम फ्रूट। ये क्वेश्चन भी आया हुआ है यहाँ से। ठीक है, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, तो जो मेन ऑर्गन होता है दैट इज टेस्टिस। टेस्टिस क्या प्रोड्यूस करती हैं, स्पर्म प्रोड्यूस करती हैं, यानी कि मेल गैमेट। जो स्पर्म है वो कैसा होता है, मोटाइल होता है, यानी कि
किसके थ्रू मूव करता है? टेल फ्लैजिला के थ्रू मूव करता है, साइज में स्मॉल होता है, हैप्लॉइड जेनेटिक मटेरियल कंटेन करता है यानी कि हाफ ऑफ क्रोमोसोम। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो मेन ऑर्गन होता है वो है ओवरीज। ओवरीज एग्स प्रोड्यूस करती है यानी कि फीमेल गैमेट। एग्स कैसे होते हैं? लार्जर होते हैं, नॉन मोटाइल होते हैं, न्यूट्रिएंट्स में रिच होते हैं जो अर्ली एम्ब्रियो को सपोर्ट करते हैं, और ये भी कैसे होते हैं? हैप्लॉइड होते हैं। आफ्टर दैट फर्टिलाइजेशन इन एनिमल्स, तो दो तरीके का होता है, एक्सटर्नल जो आउटसाइड द बॉडी, इंटरनल इनसाइड फीमेल बॉडी। जैसे एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन जो फ्यूजन होता है वो आउटसाइड बॉडी होता है इन वाटर, एग्जाम्पल फिश। एम्फीबियंस में फ्रॉग इंपॉर्टेंट है, प्रोड्यूस बहुत सारे एग्स प्रोड्यूस करते हैं बट लेस सर्वाइवल चांस। आफ्टर दैट इंटरनल फर्टिलाइजेशन, इसमें जो फ्यूजन होता है वो इनसाइड फीमेल बॉडी होता है, एग्जाम्पल रेप्टाइल, बर्ड, मैमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस, और ये फीवर एग प्रोड्यूस करते हैं यानी कि मोर प्रोटेक्शन, और इसमें जो रेट है वो हायर सर्वाइवल रेट है। अब बात करते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। तो सबसे पहला टेस्टिस जो कि स्पर्म प्रोड्यूस करता है मेल हार्मोन टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। तो ये पूछ लिया जाता है कि टेस्टिस कौन सा हार्मोन प्रोड्यूस करती है, यानी कि टेस्टोस्टेरोन। वॉज डिफरेंसेस यानी कि स्पर्म डक्ट ये ट्रांसपोर्ट करता है स्पर्म को फ्रॉम कहां? टेस्टिस टू यूरेथ्रा, ठीक है। सेमिनल वेसिकल्स एंड प्रोस्टेट ग्लैंड ये फ्लूइड्स को ऐड करते हैं टू स्पर्म और फॉर्म करते हैं सीमन, और जो पेनिस है ये ट्रांसफर करता है सीमन इनटू द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। आफ्टर दैट फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ओवरीज ये एग्स प्रोड्यूस करते हैं, और कौन सा हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं? एस्ट्रोजन, ये इंपॉर्टेंट है। फैलोपियन ट्यूब वो साइट है जहां पर फर्टिलाइजेशन होता है, यानी कि स्पर्म किसके साथ मीट करता है? एग के साथ। यूट्रस साइट जहां पर एम्ब्रियो इम्प्लांट होता है, और डेवलप कहां किस में होता है? बेबी में डेवलप होता है। सर्विक्स एंड वेजाइना दैट इज अ पाथवे फॉर स्पर्म टू एंटर, ऑल्सो बर्थ कैनाल। आफ्टर दैट फर्टिलाइजेशन एंड डेवलपमेंट, तो स्पर्म एंटर करता है फीमेल बॉडी ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स। फ्यूजन होता है स्पर्म और एग का, जो कहां होता है? फैलोपियन ट्यूब में। जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। जाइगोट डिवाइड करता है रिपीटेडली, और किसका फॉर्मेशन होता है? एम्ब्रियो का। एम्ब्रियो इम्प्लांट होता है यूट्रस वॉल में, जो डेवलप होता है किसकी हेल्प से? विद द हेल्प ऑफ प्लेसेंटा, जो कि न्यूट्रिएंट और ऑक्सीजन जो है वो सप्लाई करता है, और आफ्टर 9 मंथ एक बच्चे का जन्म होता है, ठीक है। तो फर्टिलाइजेशन इन ह्यूमन कैसा होता है? इंटरनल होता है। साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन जहां से क्वेश्चन पूछा जाता है, फैलोपियन ट्यूब। साइट ऑफ एम्ब्रियो डेवलपमेंट तो कहां होता है? यूट्रस में होता है। मेल गैमेट है स्पर्म, फीमेल गैमेट है एग, ठीक है। आफ्टर दैट क्या होता है जब एग फर्टिलाइज नहीं होता है? जब एग रिलीज होता है फ्रॉम ओवरी और वो फ्यूज नहीं होता स्पर्म के साथ, तो कोई जाइगोट का फॉर्मेशन नहीं होता। यूट्रस लाइनिंग यानी कि एंडोमेट्रियम जो है वो कैसी हो जाती है? विच हैड थिकनेड टू सपोर्ट प्रेगनेंसी इज नो लॉन्गर नीडेड। आफ्टर दैट ये जो लाइनिंग है ये ब्रेक डाउन हो जाती है और कम बॉडी से बाहर निकलती है, किसके फॉर्म में? ब्लड की फॉर्म में, एंड म्यूकस, जिसे हम क्या कहते हैं? मेंस्ट्रुएशन कहते हैं। ये साइकिल रिपीट होती है हर एवरी 28 डेज में, ठीक है। आफ्टर दैट मोड ऑफ अवॉइडिंग प्रेगनेंसी दैट इज फैमिली प्लानिंग, तो टेम्परेरी मेथड प्रिवेंट फर्टिलाइजेशन और इम्प्लीमेंटेशन, तो किसका यूज करता है? कॉन्डम्स का। आफ्टर दैट डायफ्रैगम यानी कि बैरियर कैप्स ऑन सर्विक ब्लॉक स्पर्म एंट्री को ब्लॉक करता है। कॉपर टी यानी कि इंसर्टेड इन यूट्रस, ये क्या करता है? ये भी इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एम्ब्रियो को प्रिवेंट करता है। ओरल पिल्स जो हार्मोन कंटेन करती हैं, जो ओव्यूलेशन को स्टॉप कर देती हैं, ठीक है। आफ्टर दैट परमानेंट मेथड होते हैं जैसे सर्जाइकल मेथड, ये इरिवर्सिबल है, लेकिन वास्केटॉमी इसमें क्या होता है? वॉज डिफरेंसेस जो है वो कट हो जाती है, एंटायर स्पर्म कैन नॉट रीच पेनिस। ट्यूबेक्टॉमी, फैलोपियन ट्यूब जो है वो कट एंटायर होती है, एग जो है वो यूट्रस तक कैन नॉट रीच यूट्रस, ठीक है। अब बात कर लेते हैं हेल्थ, दैट इज अ स्टेट ऑफ फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग। गुड हेल्थ किस पर डिपेंड करती है? बैलेंस डाइट पर करती है, क्लीन एनवायरमेंट पर करती है, प्रॉपर एक्सरसाइज, पर्सन हाइजीन। फेलियर ऑफ हेल्थ तो क्या हो सकता है? डिसीज और इलनेस हो सकती हैं। डिसीजेस और उनके कॉजेस, डिसीजेस वो कंडीशन है जो नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ बॉडी को डिस्टर्ब करती है, तो ये दो तरह की होती हैं, एक्सटर्नल, इंटरनल। एक्सटर्नल जो डिसीज होती हैं वो किसके थ्रू होती हैं? जर्म्स के थ्रू होती हैं, जैसे बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई, प्रोटोजोआ, वर्म्स, इन सब के थ्रू होती हैं और पुअर एनवायरनमेंट की वजह से होती हैं। अगर इंटरनल फैक्टर की बात की जाए तो इसमें जेनेटिक डिफेक्ट्स, हार्मोनल इम्बैलेंस और ऑर्गन मैल फंक्शन, ये सब किसके वजह से होते हैं? ये सारे जो होते हैं ये इंटरनल फैक्टर्स होते हैं। अब टाइप्स ऑफ डिसीज जो है वो दो टाइप की होती हैं, इन्फेक्टियस, नॉन इन्फेक्टियस यानी कि कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल, ठीक है। तो कम्युनिकेबल जो डिसीज होती हैं वो स्प्रेड होती हैं एक पर्सन से दूसरे पर्सन में, किसके थ्रू? पैथोजेंस के थ्रू यानी कि जर्म्स के थ्रू। जैसे ट्यूबरक्लोसिस किससे होता है? बैक्टीरिया से। मलेरिया जो है वो प्रोटोजोआ से। कॉमन कोल्ड, कोविड-19
ये किससे होता है? वायरस से, और ये ऐसी डिसीज हैं ये एक पर्सन से दूसरे पर्सन में इजिली ट्रांसमिट होती हैं। आफ्टर दैट नॉन इन्फेक्टियस यानी कि नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस, ये जो है पर्सन से पर्सन में स्प्रेड नहीं होती हैं। ये किसके वजह से होती हैं? ये लाइफ स्टाइल, जेनेटिक्स यानी कि किसी चीज की कमी से, या फिर ऑर्गन माल फंक्शन की वजह से ये डिसीज होती है। जैसे कि डायबिटीज जो है ये एक हार्मोनल डिसऑर्डर है, कैंसर, ठीक है, हाइपरटेंशन, स्कर्वी जो है ये विटामिन सी की कमी से होती है। अब प्रिवेंशन क्या क्या कर सकते हैं? तो उसके लिए आपको पर्सनल हाइजीन रखना पड़ेगा, पब्लिक हाइजीन भी, बैलेंस डाइट एंड एक्सरसाइज, वेक्टर कंट्रोल और वैक्सीनेशन, ठीक है। आफ्टर दैट इम्यूनाइजेशन, ये प्रोसेस होता है पर्सन को इम्यून बनाने यानी कि प्रोटेक्ट बनाने के लिए, किससे? जिससे वो डिसीज से बच सके। तो वैक्सीन जो है ये क्या है? वीकेंड और डेड जम्प्स ऑन देयर पार्ट्स, ठीक है। तो जब ये इंजेक्ट करती है तो हमारी बॉडी क्या प्रोड्यूस करती है? एंटीबॉडीज, और एंटीबॉडीज बॉडी में रहती हैं जो फ्यूचर इन्फेक्शन से हमें प्रोटेक्ट करती हैं, जैसे बीसीजी, पोलियो ड्रॉप्स, हेपेटाइटिस वैक्सीन, कोविड-19 वैक्सीन, ठीक है। आफ्टर दैट डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो इसमें बात करेंगे बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। तो देयर आर मिलियन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म जिनका हम हर इंडिविजुअली उन्हें पढ़ पाना बहुत ज्यादा मुश्किल था। तो जो साइंटिस्ट थे उन्होंने उन्हें ग्रुप में क्लासिफाई किया कॉमन फीचर के बेसिस पर। क्या थे वो क्राइटेरिया, क्या था क्लासिफिकेशन का? जैसे कि सेल वॉल, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो सेल टाइप यानी कि प्रोकैरियोटिक होगा या फिर यूकैरियोटिक होगा। तो प्रोकैरियोटिक में सिंपल सेल, इसमें कोई न्यूक्लियस नहीं होता और ना ही कोई मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल होते हैं, जैसे कि बैक्टीरिया। यूकैरियोटिक में कॉम्प्लेक्स सेल है, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल है और न्यूक्लियस भी होता है, जैसे प्लांट, एनिमल, फंजाई, प्रोटिस्टा। सेकंड आता है बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, यूनिसेलुलर, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, ये भी पूछा जाता है, जैसे कि अमीबा, पैरामीशियम, मल्टी सेलुलर यानी कि बहुत सारे मेनी सेल्स फ्रॉम टिश्यू फॉर्म, जो टिश्यू ऑर्गन फॉर्म करते हैं, जैसे ह्यूमंस एंड मैंगो ट्री। आफ्टर दैट मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ऑटोट्रॉपिक जो अपना खाना खुद बनाते हैं फोटोसिंथेसिस के थ्रू, और हेटेरोट्रॉपिक जो अपने खाने के लिए दूसरों पर डिपेंड रहते हैं, जैसे एनिमल्स। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन सिंपल यानी कि टिश्यू लेवल, जैसे कि हाइड्रा, कॉम्प्लेक्स ऑर्गन सिस्टम, जैसे कि ह्यूमन। तो ये क्लासिफिकेशन मेनली किसके ऊपर बेस्ड था? सेल टाइप, ठीक है, बॉडी स्ट्रक्चर, न्यूट्रिशन एंड ऑर्गेनाइजेशन लेवल। आफ्टर दैट बात करते हैं इवोल्यूशन। तो इवोल्यूशन एक ग्रेजुअल चेंज था लिविंग ऑर्गेनिजम्स में ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। तो इसमें क्या था? इट रिजल्ट जिसके वजह से डेवलपमेंट ऑफ न्यू मोर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म फ्रॉम सिंपलर एंसेस्टर। तो जो सिंपल यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म थे, जैसे कि बैक्टीरिया, वो इवॉल्व हुए इनटू मल्टी सेलुलर प्लांट्स एंड एनिमल्स में। तो रिलेशन क्या है क्लासिफिकेशन एंड इवोल्यूशन का? व्हेन वी क्लासिफाई ऑर्गेनिज्म, तो हम उन्हें सिमिलरिटीज के बेसिस पे क्या करते हैं? ग्रुप करते हैं। और वो जो सिमिलरिटीज है वो कहां से आई हैं? कॉमन एंसेस्टर से। और क्लासिफिकेशन जो है रिफ्लेक्ट करते हैं इवोल्यूशनरी हिस्ट्री को, यानी कि फाइलोजेनी, ठीक है। अब ये कुछ एग्जांपल्स हैं इवोल्यूशनरी लाइन के। तो लेट्स सी, फिशेस जो हैं फर्स्ट वर्टिब्रेट हैं जो कहाँ रहते हैं? वाटर में, और हैड गिल्स एंड फिन्स। एम्फीबियंस जो हैं ये इवॉल्व किससे हुए हैं? ये इवॉल्व हुए हैं फिश से, जो कि लैंड वाटर दोनों जगह रहते हैं, जैसे कि एग्जांपल फ्रॉग। रेप्टाइल्स जो है ये इवॉल्व हुए हैं किससे? एम्फीबिया से, ठीक है। कहां से इवॉल्व हुए हैं? एम्फीबिया से। डेवलप ड्राई स्केली स्किन, जैसे कि लिजार्ड। आफ्टर दैट बर्ड्स जो इवॉल्व हुई है रेप्टाइल से, इनके कैसे होते हैं? डेवलप फेदर्स और फ्लाइट एबिलिटी होती है, ये उड़ सकते हैं। मैमल्स जो हैं ये लेटर इवॉल्व हुए थे, इनके डेवलप हेयर, मैमरी ग्लैंड एंड वार्म ब्लडेड हैं। उसके बाद हायरार्की ऑफ क्लासिफिकेशन। तो हायरार्की ऑफ क्लासिफिकेशन जो इंट्रोड्यूस की थी वो किसने की थी? वो कार्लस लिनेनियस ने की थी। इनका क्या था? एक स्टेप वाइज अरेंजमेंट था लिविंग ऑर्गेनिज्म का, फ्रॉम अ ब्रॉडेस्ट ग्रुप किंगडम और टू द मोस्ट स्पेसिफिक ग्रुप स्पीसीज। तो किंगडम जो है ये कैसा है? ये एक लार्जेस्ट कैटेगरी है जिसमें बहुत सारे लार्ज वेराइटी के ऑर्गेनिजम्स आते हैं, जैसे एनिमेलिया यानी कि सारे एनिमल्स, प्लांट है सारे प्लांट। अब बात करें फाइलम डिवीजन, इनका जो लेवल होता है नेक्स्ट है, जैसे कि एनिमल जो हैं वो फाइलम में आते हैं और जो प्लांट हैं वो डिवीजन में आते हैं। फाइलम कॉर्डेटा, एनिमल्स विद बैकबोन, और डिवीजन एंजियोस्पर्म यानी कि फ्लावरिंग प्लांट। तो आफ्टर दैट क्लास ग्रुप ऑर्गेनिज्म विद इन अ फाइलम डिवीजन। तो जैसे क्लास है मेमेलिया, तो इसमें ह्यूमन, डॉग, कैट, इनसाइड किसमें आते हैं? फाइलम कॉर्डेटा में। डाइकेटोलिडॉन, तो ये कैसा है? डाइकॉट प्लांट है, इनसाइड एंजियोस्पर्म। ऑर्डर ये होता है सब डिवीजन ऑफ क्लास, जैसे कि ऑर्डर प्राइमेट्स, तो मंकी, एपीज, ह्यूमंस, ये इनकी क्लास क्या है? मेमेलिया।
आफ्टर दैट फैमिली ये स्मॉलर ग्रुप होता है विद इन ऑर्डर, जैसे फैमिली है होमिनिडे तो ह्यूमंस एंड ग्रेट एपिस, इन ऑर्डर प्राइमेट्स, ठीक है। जीनस और क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज, रिटर्न किसके लिखा कैसे जाता है, कैपिटल लिखा जाता है पहला लेटर, जैसे कि जीनस में होमो तो एच क्या है कैपिटल है, इंक्लूड्स होमो सैपियंस, इज दैट क्लियर। तो इसमें आगे आपका इंक्लूड होमो सैपियंस। आफ्टर दैट बात करते हैं नेक्स्ट थ्री, तो लेट्स सी स्पीसीज जो हैं ये कैसे होते हैं, स्मॉलेस्ट एंड मोस्ट स्पेसिफिक यूनिट, ठीक है जी। और ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट कैन इंटरब्रीड और फर्टाइल ऑफस्प्रिंग जो है ये प्रोड्यूस करते हैं, जैसे कि होमो सैपियंस ये कैसे हैं, मॉडर्न ह्यूमन। तो लेट्स सी एग्जांपल, किंग जैसे ह्यूमन की ही बात करें मेनली, तो किंगडम कौन सा है, एनिमेलिया, फाइलम क्या है, कॉर्डेटा, क्लास क्या है, मैमेलिया, ऑर्डर क्या है, प्राइमेट्स, फैमिली है होमिनिडे, जीनस है होमो, स्पीसीज है सैपियंस, सो दैट इज होमो सैपियंस। सिंपल है। ट्रिक टू रिमेंबर ऑर्डर आपको याद रखना है, तो किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज, ऑर्डर पूछ लिया जाता है। तो किंग फिलिप केम ओवर फॉर गुड सो, तो के फॉर किंगडम, पी फॉर फाइलम, सी फॉर क्लास, ओ फॉर ऑर्डर, एफ फॉर फैमिली, जी फॉर जीनस, एस फॉर स्पीसी, आप याद रख सकते हैं, ठीक है। अब प्लांट यानी कि प्लांट किंगडम, तो इसमें जो मेन फीचर होता है वो यही है, यूकेरियोटिक जिनके पास ट्रू न्यूक्लियस और ऑर्गेनल है, मल्टी सेलुलर जो बहुत सारी सेल से मिलकर बने हैं, ऑटोट्रोपिक जो अपना खाना खुद बनाते हैं फोटोसिंथेसिस के थ्रू, सेल वॉल किससे मिलकर बनी हुई होती है, सेलुलोज से, जो क्लोरोफिल कंटेन करते हैं, जो कि एक ग्रीन पिगमेंट है जो सनलाइट को ट्रैप करता है, ठीक है। अब मेजर ग्रुप क्या है, जैसे कि एल्गे, ये कैसे होते हैं, सिंपल एक्वेटिक प्लांट है, इसमें कोई ट्रू रूट्स, स्टेम, लीव्स नहीं होते हैं, ये ऑटोट्रॉफिक होता है, एग्जांपल है इसका स्पाइरोगायरा, क्लैमिडोमोनास। उसके बाद आता है ब्रायोफाइट्स, तो ये किसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम, जिससे रिप्रोडक्शन के लिए वाटर की जरूरत होती है। इनके पास स्टेम लाइक, लीफ लाइक स्ट्रक्चर है बट ट्रू रूट्स नहीं होती हैं, इंस्टेड हैव राइजोइड्स, एग्जांपल है मोजेस, फ्यूनेरिया और लीवर वर्ट्स। आफ्टर दैट टेरिडोफाइट्स, ये क्या है, पहले वस्कुलर प्लांट है जिनके पास क्या होते हैं, जाइलम, फ्लोएम होते हैं ट्रांसपोर्ट के लिए, और इनके पास ट्रू रूट्स, स्टेम्स, लीव्स होते हैं। ये रिप्रोड्यूस होते हैं किसके थ्रू, स्पोर्स के थ्रू, नॉट सीड्स, ठीक है। तो एग्जांपल है फर्न्स और हॉर्स्टेक्स, ठीक है। आफ्टर दैट नेक्स्ट आता है जिम्नोस्पर्म, इसका मतलब है नेक्ड सीड प्लांट, यानी कि सीड्स नॉट एनक्लोज्ड इन फ्रूट, ये यूजुअली लार्ज होते हैं, वुडी प्लांट होते हैं, यानी कि जैसे कि पेड़, इनके पास क्या होते हैं, कोन्स होते हैं इंस्टेड ऑफ फ्लावर। आपको एग्जांपल ध्यान रखना है, पाइन, साइकस, डिओडर, तीनों एग्जांपल जो कि मेंशन किए हैं वो इंपॉर्टेंट है। उसके बाद एंजियोस्पर्म, ये ज्यादा एडवांस ग्रुप है, सीड्स जो है वो एनक्लोज्ड होती हैं इन फ्रूट, यानी कि कवर्ड सीड्स होती हैं। बियर फ्लावर यानी कि फ्लावरिंग प्लांट है, ये दो उसमें डिवाइड होता है, मोनोकोट, डाइकोट। मोनोकोट जिसमें एक कॉटिलेडॉन है, एग्जांपल व्हीट, मेज, डाइकोट जिसमें दो कॉटिलेडॉन है, जैसे कि मैंगो, रोज। आफ्टर दैट एनिमेलिया, एनिमल किंगडम, तो ये भी कैसे होते हैं, यूकेरियोटिक, मल्टी सेलुलर, यानी कि ये बहुत सारी कॉम्प्लेक्स सेल से मिलकर बने हैं, हेट्रोट्रॉपिक होते हैं जो कि अपना खाना खुद नहीं बनाते हैं, दूसरों पर डिपेंड होते हैं, इनमें कोई सेल वॉल नहीं होती है, नर्वस सिस्टम और मूवमेंट जो है एनिमल में प्रेजेंट होता है, रिप्रोडक्शन जो है वो मोस्टली कैसा होता है, सेक्सुअल होता है। तो इनवर्टिब्रेट्स वो होते हैं जिनके पास बैकबोन नहीं होती है, सिंपलर बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है। तो ग्रुप्स क्या है, पॉरीफेरा, स्पंजेस जिन्हें हम सिंपलेस्ट एनिमल कहते हैं, जिनके पास क्या होते हैं, पोर्स होते हैं, एग्जाम्पल आपको याद रखना है, इसका जो एग्जाम्पल है वो है साइकोन। उसके बाद सिलेंट्रेट्स यानी कि स्निडेरिया, इसकी बॉडी में क्या होता है, टेंटिकल्स होते हैं, स्टिंगिंग सेल्स होती हैं, एग्जाम्पल है हाइड्रा, जेली फिश। आफ्टर दैट प्लेटीहेल्मिन्थीज यानी कि फ्लैट वर्म, ये फ्लैट होते हैं, पैरासिटिक वर्म्स होते हैं, जिसका एग्जांपल है टेप वर्म। नेमाटोड्स यानी कि राउंड वर्म, ये राउंड होते हैं, पैरासिटिक होते हैं, एग्जांपल है एस्केरिस। आफ्टर दैट एनेलिड्स दैट इज सेगमेंटेड वर्म्स, इसकी जो बॉडी होती है वो सेगमेंटेड होती है, एग्जांपल है अर्थवर्म, लीच। आर्थ्रोपोडा ये लार्जेस्ट ग्रुप है, इसमें जॉइंटेड लेग्स होते हैं, एक्सोस्केलेटन, इसका एग्जांपल है इंसेक्ट, क्रैब, स्पाइडर्स। मोलस्कास जो बॉडी होती है वो सॉफ्ट होती है, ओफन विद शेल, इसका जो एग्जांपल है वो है स्नेल, ऑक्टोपस। एकिनोडर्म्स स्पाइनी स्किन होते हैं, मेराइन होते हैं, एग्जांपल है स्टार फिश और सी अर्चिन। तो इसमें जो एग्जांपल हैं ये सारे इंपॉर्टेंट हैं। अब बात करते हैं नोमेनक्लेचर यानी कि साइंटिफिक नेमिंग की। तो एक यूनिवर्सल सिस्टम ऑफ नेमिंग लिविंग ऑर्गेनिज्म सो दैट साइंटिस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड कैन आइडेंटिफाई देम करेक्टली। तो डेवलप किसने किया था,
कार्लस लिनेनियस ने किया था, जिन्हें हम फादर ऑफ टेक्सोनॉमी कहते हैं। तो बात करते हैं बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। तो हर एक ऑर्गेनिज्म हैज टू नेम्स, एक होता है जीनस और दूसरा होता है स्पीसीज। जीनस नेम जो है वो पहले लिखा जाता है और हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है। स्पीसीज का नाम जो है वो सेकंड लिखा जाता है, जो हमेशा स्मॉल लेटर से लिखा जाता है। तो ये हमेशा लैटिन लैंग्वेज में लिखा जाना है, इटैलिक्स में प्रिंट होना चाहिए और अंडरलाइन होना चाहिए अगर वो हैंड रिटन है तो। जीनस स्टार्ट होता है कैपिटल लेटर से, स्पीसीज स्टार्ट होता है स्मॉल लेटर से। तो ह्यूमन जो है होमो सेपियंस, तो ये आपको दिख रहा होगा, ये जीनस है, ये स्पीसीज है, ये कैपिटल लेटर से और वो स्मॉल लेटर से है। ये आपको नाम भी याद रखने हैं, जैसे कि मैंगो का होता है मैग्नीफेरा इंडिका, टाइगर का होता है पैंथेरा टाइग्रेस, वीट का होता है ट्राइटिसियम एस्टिवम और नीम का होता है एसडी एस्टा इंडिका। दैट इज इंपॉर्टेंट, ये तो चारों इंपॉर्टेंट है, ह्यूमन, मैंगो, टाइगर, वीट। यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है। उसके बाद बात करते हैं टिश्यू। तो टिश्यू क्या होता है? ग्रुप होता है एक सिमिलर सेल्स का, जो एक साथ मिलके क्या करते हैं? स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं। जैसे कि मसल्स टिश्यू मूवमेंट में हेल्प करता है और जाइलम टिश्यू वाटर मूवमेंट में हेल्प करता है। तो प्लांट टिश्यू दो मेन टाइप का होता है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, ये किससे मिलकर बने होते हैं? एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स, जो प्लांट ग्रोथ के लिए जरूरी होते हैं। इनकी जो सेल्स होती है वो स्मॉल, थिन वॉल, देन साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस जो है वो लार्ज होता है और इसमें कोई वैक्यूल नहीं होता है। ठीक है जी। आफ्टर दैट टाइप्स एपिकल मेरिस्टम एट रूट एंड शूट टिप्स, ये क्या कॉज करता है? लेंथ ग्रोथ कॉज करता है। इंटरकैलरी मेरिस्टम एट इंटरनोड्स, ये क्या करता है? लेंथ के बीच में जो नोड्स होती हैं उन्हें बढ़ाता है। लेटरल मेरिस्टम थिकनेस कॉज करता है, यानी कि सेकेंडरी ग्रोथ। आफ्टर दैट परमानेंट टिश्यू, तो परमानेंट टिश्यू फॉर्म होता है किससे? फ्रॉम मेरिस्टमेटिक टिश्यू। तो सेल लूज पावर ऑफ डिवीजन। तो सिंपल परमानेंट टिश्यू जो कि एक टाइप ऑफ सेल से मिलकर बना है, पैरेनकाइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा इसके टाइप है, ये पूछा जा सकता है। तो पैरेनकाइमा थिन वॉल, स्टोरेज ऑफ फूड, फोटोसिंथेसिस, कोलेनकाइमा फ्लेक्सिबिलिटी और मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करती है। स्क्लेरेनकाइमा, इसकी जो वॉल होती है वो थिक होती है। डेड सेल है जो कि स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू जो कि एक से ज्यादा सेल से मिलकर बना है, इसके दो टाइप होते हैं, जाइलम, फ्लोएम। जाइलम वाटर और मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करता है और फ्लोएम जो है वो फूड को क्या करता है? ट्रांसपोर्ट करता है। आफ्टर दैट एनिमल टिश्यू यानी कि एपिथेलियल टिश्यू, जो कि कवरिंग और लाइनिंग ऑफ ऑर्गन्स फॉर्म करता है। स्क्वेमस एपिथेलियम, फ्लैट सेल यानी कि स्किन। ठीक है। क्यूबॉइडल, क्यूब शेप्ड ग्लैंड्स, कॉलुमिनर एपिथेलियम, टॉल सेल्स, इंटेस्टाइन, सिलिएटेड एपिथेलियम, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट और ग्लैंडुलर एपिथेलियम, सिक्रेशन। आफ्टर दैट कनेक्टिव टिश्यू, तो ये क्या करता है? कनेक्ट एंड सपोर्ट बॉडी पार्ट। जैसे कि ब्लड कैसा है? फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। बोन्स जो है वो एक शेप और सपोर्ट प्रोवाइड करती है। कार्टिलेज जो है फ्लेक्सिबल, जैसे कि नोज और ईयर। लिगामेंट जो कनेक्शन होता है बोन टू बोन। टेंडन यानी कि किस किसके बीच में? मसल्स टू बोन। एरोलर टिश्यू फिल स्पेस, पैकेजिंग मटेरियल। एडिपोज टिश्यू दैट इज फैट स्टोरेज, इंसुलेशन। आफ्टर दैट मस्कुलर टिश्यू, नर्वस टिश्यू। तो मस्कुलर टिश्यू किसमें हेल्प करता है? मूवमेंट में हेल्प करता है। ठीक है जी। तो स्ट्रिएटेड मसल्स कैसी होती हैं? वॉलेंट्री होती हैं। स्केलेटल मसल्स अनस्ट्रिएटेड इनवॉलेंट्री होती हैं, जैसे कि इंटेस्टाइन और स्टमक। आफ्टर दैट कार्डिक, हार्ट मसल्स इनवॉलेंट्री और राइथमिक। आफ्टर दैट नर्वस टिश्यू जो कि न्यूरॉन से बना है, जिसका फंक्शन क्या होता है? मैसेज को ट्रांसमिट करना। पार्ट्स क्या क्या है? सेल बॉडी, डेंड्राइट्स, एक्सोन। ठीक है। समरी यानी कि जो प्लांट है वो कैसे होता है? मेरिस्टेमेटिक और परमानेंट, और एनिमल्स एपिथेलियल, कनेक्टिव, मस्कुलर, नर्वस। अब बात करते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म किससे मिलके बने हैं। तो जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो सेल से मिलके बने हैं। तो हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म, स्मॉल लाइक चाहे बैक्टीरिया या व्हेल, वो सब सेल से मिलके बनी है। तो सेल क्या है? बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ है। जैसे कि ब्रिक जो है वो क्या बनाती है? एक वॉल है। ऐसे ही जो सेल से मिलके हमारी बॉडी बनती है। तो सेल क्या है? स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है, क्योंकि हमें शेप प्रोवाइड करती है, दैट्स व्हाई स्ट्रक्चर, और फंक्शन परफॉर्म करती है हमारी बॉडी में। अब रॉबर्ट हुक ने सेल की डिस्कवरी की थी। ठीक है। तो उन्होंने क्या किया था? किसकी डिस्कवरी की थी? सेल की डिस्कवरी की थी व्हाइल ऑब्जर्विंग थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क अंडर माइक्रोस्कोप। बट वो कैसी थी? डेड सेल्स थी और वो किसकी तरह दिख रही थी? हनीकॉम लाइक बॉक्सेस की तरह। एंटन वैन ल्यूवेनहॉक जो पहले पर्सन थे जिन्होंने लिविंग सेल्स देखी थी, जैसे कि बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, विद हिज इंप्रूव्ड माइक्रोस्कोप। सचलेडिन एंड सचबॉर्न जिन्होंने सेल थ्योरी दी थी। ठीक है। और इनकी सेल थ्योरी को मॉडिफाई किया था रुडोल्फ विर्चो ने, कि जो सारी सेल्स हैं वो कहां से अराइज होती हैं? प्री एग्जिस्टिंग सेल से, यानी कि ओमनीस सेलुला ई सेलुला।
आफ्टर दैट प्रोकैरियोटिक सेल, जल्दी जल्दी बात करेंगे, ये कैसी होती है, प्रिमिटिव और सिंपल सेल होती हैं। इनके पास ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता है, यानी कि जेनेटिक मटेरियल जो है दैट इज डीएनए वो फ्री होता है इन द साइटोप्लाज्म, जिसे हम न्यूक्लियोइड कहते हैं। इनके पास मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल भी नहीं है। एग्जाम्पल है बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन अलगे यानी कि साइनोबैक्टीरिया। उसके बाद यूकेरियोटिक सेल, ये कैसी होती है, एडवांस एंड कॉम्प्लेक्स सेल है। इनके पास ट्रू न्यूक्लियस होता है। ये कैसे हैं, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल है। इनके पास होते हैं जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी कॉम्प्लेक्स। एग्जाम्पल है प्लांट, एनिमल, फंजाई, प्रोटिस्ट। आफ्टर दैट लेट्स सी, तो प्रोकैरियोटिक में न्यूक्लियस नहीं होता, यूकेरियोटिक में मेम्ब्रेन के साथ न्यूक्लियस होता है। साइज जो है प्रोकैरियोटिक का बहुत स्मॉल होता है, यूकेरियोटिक का लार्ज होता है। ऑर्गेनल, इसमें कोई मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल नहीं होते हैं, यूकेरियोटिक में प्रेजेंट होती हैं। ठीक है। आफ्टर दैट सेल वॉल, जो सिर्फ किसमें पाई जाती है, प्लांट सेल में। किससे मिलकर बनी हुई होती है, सेलुलोज में, जो कि रिजिडिटी, शेप और प्रोटेक्शन जो है प्रोवाइड करती है। सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो कि प्लांट और एनिमल सेल दोनों में पाई जाती हैं। सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन भी कहते हैं, क्योंकि ये सेलेक्टिव सब्सटेंस को ही पास होने देती हैं। साइटोप्लाज्म जो है एक जेली लाइक फ्लूइड होता है जो सेल में होता है, जहां पर सेल ऑर्गेनल जो है वो क्या करते हैं, तैरते हैं, यानी कि सस्पेंडेड होते हैं। न्यूक्लियस पहला, जिसकी डिस्कवरी रॉबर्ट ब्राउन ने की थी, जिसे हम जो क्या कहते हैं, सेंटर ऑफ सेल भी कहते हैं। क्या कहते हैं, सेंटर ऑफ सेल भी कहते हैं। जो डीएनए यानी कि डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड कंटेन करता है, जो अरेंज होते हैं किस फॉर्म में, क्रोमोसोम की फॉर्म में, और जो कि हेरिडिटी इंफॉर्मेशन को क्या करते हैं, कैरी करते हैं। ठीक है जी। जैसे कि पार्ट क्या क्या होते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियोलस और क्रोमेटिन। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है एक डबल लेयर मेम्ब्रेन है, जिसके पास पोर्स होते हैं। ये क्या है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आपको दिख रही होगी, ये डबल लेयर मेम्ब्रेन है। इसमें क्या होती है, इनके पास पोर्स होते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियर पोर कहते हैं, जिसके एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स अलाउ होता है न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म के बीच में। दूसरा आता है न्यूक्लियोप्लाज्म। ठीक है। न्यूक्लियोप्लाज्म जो होता है, न्यूक्लियर सेब यानी कि जो फ्लूइड होता है न्यूक्लियस के अंदर, उसे हम न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं, जो कि मटेरियल को क्या करता है, मीडियम प्रोवाइड करता है मूवमेंट के लिए। न्यूक्लियोलस डेंस डार्क बॉडी होती है इनसाइड द न्यूक्लियस, जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है राइबोसोम्स बनाने के लिए, जो कि प्रोटीन बनाते हैं। क्रोमेटिन मटेरियल, जो कि थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो होता है, प्रेजेंट होता है न्यूक्लियोप्लाज्म में। ठीक है। सेल डिवीजन के दौरान क्रोमेटिन जो है कंडेंस होके क्रोमोसोम्स फॉर्म करते हैं। क्रोमोसोम्स जीन कंटेन करते हैं, जो कि यूनिट है किसकी, इनहेरिटेंस की। अब बात करते हैं सेल ऑर्गेनल। माइटोकॉन्ड्रिया, ये कैसा होता है, ये डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनल है, जो प्लांट और एनिमल सेल दोनों में होता है। आउटर मेम्ब्रेन जो होती है इसकी स्मूथ, जो कि ऑर्गेनल को कवर करती है। इनर मेम्ब्रेन जो होती है वो फोल्डेड होती है इनटू स्ट्रक्चर, जिसे हम क्रिस्टे कहते हैं, जो कि एनर्जी प्रोडक्शन के लिए सरफेस एरिया को बढ़ा देता है। इनसाइड स्पेस यानी कि मैट्रिक्स, जो कि एंजाइम्स, डीएनए, राइबोसोम्स कंटेन करता है। फंक्शन, जिसे पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहते हैं, जो एटीपी का प्रोड्यूस करता है, जिसे हम एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल भी कहते हैं। ये साइट किसके लिए है, सेलुलर रेस्पिरेशन के लिए, जहां पर ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है, एनर्जी रिलीज होती है। इसके बाद खुद का डीएनए और राइबोसोम्स होते हैं। ये क्या करता है, कुछ प्रोटीन खुद से बना सकता है, जिस वजह से इसे हम सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल भी कहते हैं। ठीक है। तो माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ द सेल, डबल मेम्ब्रेन है, इनसाइड मैट्रिक्स यानी कि एंजाइम, डीएनए, राइबोसोम, एनर्जी एटीपी का प्रोडक्शन करता है, किसके थ्रू, रेस्पिरेशन के थ्रू। इसके पास खुद का डीएनए और राइबोसोम है, और ये कैसा है, सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल है। आफ्टर दैट प्लास्टिड जो है, ये भी डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनल है, जो सिर्फ प्लांट में सेल में पाया जाता है, एनिमल सेल में एब्सेंट होता है। ये रिस्पॉन्सिबल होता है फूड प्रोडक्शन, स्टोरेज एंड गिविंग कलर्स टू प्लांट्स के लिए। क्या होता है, ये जो है ये रिस्पॉन्सिबल होता है। प्लास्टिड जो है उसके पास भी क्या होता है, डीएनए, राइबोसोम्स होता है, जो कि प्रोटीन बनाता है। ये भी कैसा है, सेमी ऑटोनोमस। तो टाइप्स ऑफ प्लास्टिड, पहला आता है क्लोरोप्लास्ट, जो कि ग्रीन पिगमेंट कंटेन करता है, यानी कि ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल कंटेन करता है। इसका फंक्शन क्या है, जो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करता है, यानी कि सनलाइट कार्बन डाइऑक्साइड को कन्वर्ट प्लस वाटर को कन्वर्ट करता है ग्लूकोज और ऑक्सीजन में, जिससे हम क्लोरोप्लास्ट को किचन ऑफ द सेल भी कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट है। आफ्टर दैट क्रोमोप्लास्ट, जो कि कलर्ड पिगमेंट कंटेन करता है, जैसे ये रेड, येलो, ऑरेंज, जिसका फंक्शन क्या है, फ्लावर और फ्रूट्स को कलर देना, पॉलिनेटर्स और एनिमल्स को अट्रैक्ट करना फॉर सीड डिस्पर्सल के लिए। ल्यूकोप्लास्ट, ये पूछ लिया जाता है कि कलरलेस प्लास्टिड कौन सी है, तो ल्यूकोप्लास्ट, इसका फंक्शन होता है फूड को स्टोरेज करना, स्टार्च, ऑयल, प्रोटीन। आफ्टर दैट नेक्स्ट आता है आपका शॉर्ट पॉइंट्स हैं कुछ कि प्लास्टिड सिर्फ प्लांट में होते हैं, डबल मेम्ब्रेन है, खुद का डीएनए और राइबोसोम होता है। क्लोरोप्लास्ट फोटोसिंथेसिस में हेल्प करते हैं, ग्रीन पिगमेंट। क्रोमोप्लास्ट यानी कि रेड, येलो, ऑरेंज कलर, ये अट्रैक्शन में हेल्प करते हैं। ल्यूकोप्लास्ट कलरलेस है, ये किस में हेल्प करता है, फूड को स्टोर करने में। ठीक है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये क्या होता है, एक नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन ट्यूब एंड शीट, कहाँ होता है, इनसाइड द साइटोप्लाज्म।
ये कनेक्ट होता है न्यूक्लियस विद द साइटोप्लाज्म, जो मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करने में क्या करता है, हेल्प करता है। दो टाइप का होता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और दूसरा होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कवर्ड होता है राइबोसोम्स के साथ, जो दिखते हैं छोटे छोटे डॉट से। सिंपल आपको फंक्शन ध्यान रखना है, ये हेल्प करता है प्रोटीन सिंथेसिस में और प्रोटीन को ट्रांसपोर्ट करता है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक, इसमें कोई राइबोसोम्स नहीं होते सरफेस पे, ये हेल्प करता है लिपिड फैट सिंथेसिस में, यानी कि हार्मफुल सब्सटेंस की डिटॉक्सिफिकेशन में। तो ईआर जो है नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन, जो ट्रांसपोर्ट करता है सिस्टम ऑफ सेल। आरईआर जो है इसमें राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं प्रोटीन सिंथेसिस के लिए। एसईआर में कोई राइबोसोम्स नहीं होता, ये क्या करते हैं, लिपिड का सिंथेसिस और डिटॉक्सिफिकेशन। नेक्स्ट आता है राइबोसोम, ये एक स्मॉलेस्ट ऑर्गेनल है जो सारी लिविंग सेल्स में होता है। ये एक नॉन मेम्ब्रेनस है, इसमें कोई कवरिंग मेम्ब्रेन नहीं होती है। ये किससे मिलकर बना है, दे आर मेड ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन। इसमें भी क्या होता है, फ्री साइटोप्लाज्म, और ये अटैच होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसे प्रोटीन फैक्ट्रीज ऑफ द सेल भी कहते हैं, क्योंकि ये प्रोटीन का सिंथेसिस करता है। उसके बाद गोल्गी अपैरेटस, जिसकी डिस्कवरी कैमिलो गोल्गी ने की थी। ये कैसा दिखता है, फ्लैटेंड मेम्ब्रेन बाउंड सेक, यानी कि लाइक अ पाइल ऑफ प्लेट्स। इसकी जो लोकेशन है ये प्लांट और एनिमल सेल दोनों में होता है। हाँ ठीक है, तो इसका जो फंक्शन है पैकेजिंग मॉडिफिकेशन, इसका जो फंक्शन होता है ये क्या करता है, पैकेजिंग और सिक्रेशन का काम करता है, मॉडिफाई करता है, सोर्ट करता है, प्रोटीन को पैकेज करता है, लिपिड को पैकेज करता है और फिर उनका ट्रांसपोर्ट करता है। लाइसोसोम का फॉर्मेशन होता है, ये लाइसोसोम प्रोड्यूस करता है, जो कि एक डाइजेस्टिव ऑर्गेनल है। सेल प्लेट का फॉर्मेशन होता है, सेल वॉल का फॉर्मेशन होता है ड्यूरिंग प्लांट सेल डिवीजन। आफ्टर दैट ट्रांसपोर्ट, ये ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल में हेल्प करता है इनसाइड एंड आउटसाइड द सेल। आफ्टर दैट, ये आपको ध्यान रखना है, कैमिलो गोल्गी, ठीक है। गोल्गी अपैरेटस किसने डिस्कवर किया था, स्ट्रक्चर कैसी होती है, फ्लैटेंड सेक, जिसका पैकेजिंग और सिक्रेशन का काम होता है, जो लाइसोसोम को फॉर्म करता है और सेल वॉल फॉर्मेशन में हेल्प करता है, ठीक है। राइबोसोम स्मॉलेस्ट होते हैं, नॉन मेम्ब्रेनस ऑर्गेनल है, जो कि आरएनए और प्रोटीन से मिलकर बने हैं, मेड ऑफ फाउंड फ्री इन साइटोप्लाज्म, और आफ्टर दैट प्रोटीन का सिंथेसिस करता है। लाइसोसोम जो कि मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल है, जो डाइजेस्टिव एंजाइम कंटेन करता है, जिसकी डिस्कवरी क्रिस्टियन डी डुवे ने की थी। ये क्या करता है, वेस्ट मटेरियल, ओल्ड सेल पार्ट, हार्मफुल सब्सटेंस को ब्रेक डाउन करता है, और अगर ये फूट जाता है इनसाइड द सेल तो ये होल सेल को क्या कर लेता है, डाइजेस्ट कर देता है, जिस वजह से इसे हम क्या कहते हैं, जिस वजह से इसे हम सुसाइडल बैग ऑफ द सेल भी कहते हैं, जिसका फंक्शन क्या होता है, इंट्रासेलुलर डाइजेशन, यानी कि बड़े मॉलिक्यूल्स को ब्रेक डाउन करना, डिस्ट्रॉय हार्मफुल माइक्रोब्स जो कि सेल में एंटर करते हैं उन्हें डिस्ट्रॉय करना, डैमेज ऑर्गेनल को क्या करना, रिमूव करना, और ऑटोलाइसिस यानी कि सेल डिस्ट्रक्शन, जब सेल क्या हो जाती है, डैमेज हो जाती है, ठीक है। आफ्टर दैट वैक्यूल मेम्ब्रेन बाउंड सेल है, जो सेक है, जो साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है, जो कि सेल सब कंटेन करता है, जैसे वाटर, डिसॉल्व सॉल्ट, शुगर, अमीनो एसिड एक्सेट्रा, जिसका साइज ये पूछा जाता है प्लांट में बड़ा होता है और एनिमल सेल में छोटा होता है, जिसका फंक्शन क्या होता है, स्टोरेज का। ये वाटर, फूड वेस्ट और अदर मटेरियल को स्टोर करता है। टर्जर प्रेशर को प्लांट सेल में क्या करता है, मेंटेन करता है, स्टोर करता है हार्मफुल बाय प्रोडक्ट्स को। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जैसे कि अमीबा, कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल जो है हेल्प करते हैं किसमें, ओस्मो रेगुलेशन यानी कि वाटर बैलेंस एंड एक्सक्रीशंस में। आफ्टर दैट सेंट्रियोल्स कैसे होते हैं, स्मॉल होते हैं, सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर होते हैं, जो कि सिर्फ कहाँ पाए जाते हैं, एनिमल सेल में, प्लांट सेल में नहीं पाए जाते। हर एक सेंट्रियोल किससे मिलकर बना होता है, माइक्रोट्यूब्यूल से, जो अरेंज होता है एक स्पेशल पैटर्न्स में। ये यूजुअली प्रेजेंट होते हैं पेयर्स में, जिन्हें हम सेंट्रोसोम्स कहते हैं, जिसका फंक्शन किसमें होता है, सेल डिवीजन। ये हेल्प करते हैं स्पिंडल फाइबर के फॉर्मेशन में, जो क्रोमोसोम को पुल करता है अपार्ट ड्यूरिंग सेल डिवीजन, माइटोसिस एंड मियोसिस। सीलिया फ्लैचुला फॉर्मेशन जो किसमें हेल्प करते हैं, जो हेल्प करते हैं डेवलपमेंट ऑफ सीलिया एंड फ्लैचुला, किसके लिए, फॉर मूवमेंट इन सम सेल, ठीक है। आफ्टर दैट स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन आई, जहां से आपको क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, जैसे कि कॉर्निया, ये क्या है, ट्रांसपेरेंट फ्रंट पार्ट है जो लाइट को रिफ्रैक्ट करता है। एरिस दैट इज कलर्ड पार्ट, जो कि अमाउंट ऑफ लाइट कितना एंटर करेगी उसे कंट्रोल करता है। प्यूपिल जो है, जो ब्लैक होल होता है इन द सेंटर ऑफ इरिस, जो लाइट एंट्री को रेगुलेट करता है। लेंस जो है वो कॉन्वेक्स है, ट्रांसपेरेंट है, यानी कि ये क्या करता है, एडजस्ट इट्स शेप फॉर फोकसिंग यानी कि एकोमोडेशन। रेटिना लाइट सेंसिटिव स्क्रीन विद रोड्स यानी कि डिम लाइट एंड कोन्स कलर विजन। एक्वस ह्यूमर फ्लूइड होता है कॉर्निया और लेंस के बीच में। विट्रस ह्यूमर फ्लूइड होता है लेंस और रेटिना के बीच में। और ऑप्टिक नर्व ये कैरी करता है विजुअल इंफॉर्मेशन टू द ब्रेन। अब बात करते हैं डिफेक्ट ऑफ विजन एंड देयर करेक्शन, दैट इज इंपॉर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है। तो लेट्स सी मायोपिया, नियर साइटेडनेस पर्सन। इस केस में क्या होता है, जो पर्सन है वो नियर ऑब्जेक्ट इजीली देख सकता है, बट जो दूर वाले ऑब्जेक्ट है उसे वो कैसे दिखते हैं, ब्लर दिखते हैं।
कोजेस क्या है कि जो इमेज है वो कहाँ फॉर्म होती है, इन फ्रंट ऑफ रेटिना, और करेक्शन यानी कि कॉन्केव लेंस से हम इसे करेक्ट कर सकते हैं। हाइपरमेट्रोपिया जिसे हम फायर साइटेडनेस कहते हैं, पर्सन जो है इसमें डिस्टेंट ऑब्जेक्ट जो यानी कि दूर के ऑब्जेक्ट है वो इजीली देख सकता है, बट जो पास वाले ऑब्जेक्ट हैं वो उसे ब्लर्ड दिखते हैं। जो इमेज फॉर्म होती है वो रेटिना के बिहाइंड होती है, और इसे हम कॉन्वेक्स लेंस के थ्रू क्या कर सकते हैं, करेक्ट कर सकते हैं। प्रेस बायोपिया ओल्ड एज डिफेक्ट होता है, इसमें एकोमोडेशन पावर खत्म हो जाती है, पर्सन जो है जो पास वाले ऑब्जेक्ट हैं वो क्लियरली नहीं देख सकता, जिसे हम करेक्ट कर सकते हैं कॉन्वेक्स लेंस के थ्रू, यानी कि कभी कभी बाइफोकल लेंसेज के थ्रू। एस्टिग्मेटिज्म, इस पे क्या होता है, अनइवन कर्वेचर ऑफ कॉर्निया लेंस, इसमें जो है इमेज जो है वो ब्लड होती है कुछ डायरेक्शंस में, इसे हम सिलेंड्रिकल लेंसेज के थ्रू करेक्ट कर सकते हैं, यानी कि सही कर सकते हैं। कैटरेक्ट जो है, आई लेंस जो है वो क्लाउडी हो जाते हैं, विजन जो है वो ब्लड हो जाता है, तो इसे हम सर्जरी या फिर आर्टिफिशियल लेंस इम्प्लांट करके क्या कर सकते हैं, करेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब हेरिडिटी क्या होता है कि करेक्टर्स और ट्रेट्स का ट्रांसफर होना फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग जीन्स के थ्रू। ट्रेट्स फिजिकल भी हो सकते हैं और फिजियोलॉजिकल भी हो सकते हैं। तो इसमें कुछ लॉज हैं। लॉ ऑफ डोमिनेंस, इनमें क्या होता है कि इन अ पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग ट्रेट, जैसे कि टॉल वर्सेस ड्वार्फ, तो जो एक ट्रेट है वो अपीयर होता है ऑफस्प्रिंग में, जिसे हम कहते हैं डोमिनेंट ट्रेट, और जो दूसरा ट्रेट है वो हिडन होता है, छुपा हुआ होता है, जिसे हम रेसेसिव ट्रेट कहते हैं। जब क्रॉस होता है टॉल और ड्वार्फ के बीच में, तो जो सारे ऑफस्प्रिंग आते हैं वो कैसे होते हैं, वो टॉल होते हैं। तो जो इसमें टॉल है वो डोमिनेंट होता है, जो ड्वार्फ है वो कैसा है, रेसेसिव है। उसके बाद लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, एलील जिसे हम जीन पेयर कहते हैं वो सेपरेट होते हैं ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन। तो हर एक गैमेट जो है क्या देता है, गेट्स ओनली वन एलील फ्रॉम द पेयर। तो एट फर्टिलाइजेशन जो एलील है वो रिकम्बाइन होती है, तो जो पेरेंट जीनोटाइप था दैट इज कैपिटल टी और स्मॉल टी, तो गैमेट क्या होंगे, टीएनटी। सेल्फ क्रॉस पर जो ऑफस्प्रिंग रेशियो आता है, ये ध्यान रखिएगा, 3:1, यानी कि 3 टॉल और 1 ड्वार्फ। अब आता है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो व्हेन कंसिडरिंग, जब इसमें दो या उससे ज्यादा ट्रेड को कंसीडर करते हैं, जो इनहेरिटेंस होता है एक ट्रेड का वो इंडिपेंडेंट होता है किसके, दूसरे ट्रेड के। तो डिफरेंट जीन पेयर जो है वो रेंडमली एजॉर्ट करते हैं ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन। तो इसमें आपको क्रॉस का रेशियो याद रखना है 9:3:1। आफ्टर दैट कैसे सेक्स को डिटरमाइन करते हैं, सिंपल है। ह्यूमन के पास 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, यानी कि 23 पेयर, 22 पेयर ऑटोसोम्स और 1 पेयर सेक्स क्रोमोसोम। तो फीमेल के पास जो होते हैं वो होते हैं XX, और मेल के पास जो होते हैं XY। तो मदर से हमेशा XY क्रोमोसोम आएगा, फादर से जो आता है या तो X आएगा या Y आएगा, क्योंकि उनके पास क्या है, XY क्रोमोसोम है, तो वहां से सिर्फ एक ही क्रोमोसोम आएगा। तो अगर स्पर्म X कैरी करता है तो मदर से तो X ही आया, तो क्या होगा, गर्ल चाइल्ड यानी कि XX। और अगर मेल से Y आया और फीमेल से क्या आया, X आया, तो उस केस में क्या होगा, XY यानी कि बॉय होगा। तो जो जेंडर है, बेसिकली जो सेक्स है वो किसके ऊपर बेस्ड होता है, वो डिसाइड करता है फादर की, जो लड़का होगा यानी कि गर्ल चाइल्ड होगा या बॉय चाइल्ड होगा, वो डिपेंड करता है फादर पर, मदर पर नहीं करता। ठीक है। आफ्टर दैट एक्वायर्ड ट्रेट्स वो होते हैं ट्रेट्स एट एन ऑर्गेनिज्म जो डेवलप होते हैं ड्यूरिंग इट्स लाइफ टाइम, एनवायरमेंट की वजह से, हैबिट की वजह से, या फिर किसी डिसयूज ऑर्गन्स की वजह से। ये डीएनए को अफेक्ट नहीं करते और ये नेक्स्ट जनरेशन में भी पास नहीं होते। ठीक है। तो जैसे बॉडी बिल्डर जो है वो लार्ज मसल्स क्या कर ले, डेवलप कर ले। ठीक है। इनहेरिटेड ट्रेट्स जो होते हैं ये कोडेड होते हैं डीएनए में, और ये पास होते हैं पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। ये प्रेजेंट होते हैं फ्रॉम बर्थ के टाइम पे, और ये ट्रांसफरेबल होते हैं जनरेशंस के थ्रू, जैसे आंखों का कलर, हेयर टाइप, ब्लड ग्रुप, और जेनेटिक डिसीज, जैसे किसी को हीमोफीलिया है, कलर ब्लाइंडनेस है, तो वो होने के चांसेस हैं। ठीक है। आफ्टर दैट होमोलोगस एनालॉगस ऑर्गन। होमोलोगस जिसमें स्ट्रक्चर सेम होता है, फंक्शन डिफरेंट होता है, जिसे हम डाइवर्जेंट इवोल्यूशन भी कहते हैं, जैसे फॉरलिम्स ऑफ ह्यूमंस, बैट्स, फिल्स। बात करें एनालॉगस ऑर्गन्स, इसमें स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है, फंक्शन सेम होता है, जैसे विंग्स ऑफ बर्ड्स, इंसेक्ट, इसे हम कहते हैं कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। ठीक है। फोसिल्स यानी कि जो रिमेन बचे हुए और इंप्रेशंस होते हैं एंशिएंट ऑर्गेनिजम्स के, जो रॉक्स में प्रिजर्व होते हैं, उन्हें हम फॉसिल्स कहते हैं। वो बताते हैं एज ऑफ लाइफ फॉर्म और इवोल्यूशनरी हिस्ट्री को।
ठीक है। एनिमल्स नर्वस सिस्टम, तो नर्वस सिस्टम एक बॉडी कंट्रोल और कम्युनिकेशन नेटवर्क है। ये क्या करता है, इंफॉर्मेशन रिसीव करता है सराउंडिंग से, उसे प्रोसेस करता है और बॉडी को इंस्ट्रक्शंस भेजता है, बॉडी पार्ट्स को इंस्ट्रक्शंस भेजता है। तो जो मैसेज ट्रेवल होते हैं वो किस फॉर्म में ट्रेवल होते हैं, वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के फॉर्म में ट्रेवल्स होते हैं, जिसे हम नर्व इंपल्स कहते हैं। ठीक है, ये 2 टाइप का होता है, 3 का होता है, सेंट्रल, पेरिफेरल और ऑटोनॉमिक। तो जो सीएनएस है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, इसमें क्या क्या आता है, ब्रेन प्लस स्पाइनल कोड। तो जो ब्रेन है वो थिंकिंग, मेमोरी, इमोशन, वॉलंटरी एक्शंस को कंट्रोल करता है। स्पाइनल कोड जो है वो मैसेज ट्रांसफर करती है, ब्रेन एंड बॉडी कंट्रोल क्या करते हैं, रिफ्लेक्स एक्शन को। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम ये नर्व से मिलके बना है, जो अराइजेस होती है कहां से, फ्रॉम ब्रेन एंड स्पाइनल कोड से, जो कि कनेक्ट होती है सीएनएस विद लिम्स, ऑर्गन्स एंड स्किन। आफ्टर दैट ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम ये ऑटोमेटिकली वर्क करता है, यानी कि इनवॉलंटरी, ये हार्ट बीट, ब्रीथिंग, डाइजेशन, स्वेटिंग इन जैसे एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है। न्यूरॉन जो कि बेसिक यूनिट है नर्वस सिस्टम की, न्यूरॉन जो है वो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है नर्वस सिस्टम की, जिसे हम नर्व सेल भी कहते हैं, जिसका मेन फंक्शन क्या होता है, रिसीव करना, कंडक्ट करना, नर्व इंपल्स को ट्रांसमिट करना। ठीक है, स्ट्रक्चर में जैसे डेंड्राइट, इसमें क्या होता है, ब्रांच लाइक एक्सटेंशंस होते हैं जो सिग्नल रिसीव करते हैं अदर न्यूरॉन से और एनवायरमेंट से। सेल बॉडी, साइटोन, सोमा, ये न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म कंटेन करते हैं, जो कि इनकमिंग सिग्नल्स को प्रोसेस करते हैं। एक्सोन एक लॉन्ग फाइबर है जो कि इंपल्स को कैरी करती है अवे फ्रॉम द सेल बॉडी, और ये किससे कवर्ड होता है, बाय माइलिन शीथ फॉर फास्टर कंडक्शन। एक्सोन टर्मिनल्स एंड ब्रांचेस ऑफ एक्सोन ये ट्रांसमिट करती है इंपल्स टू नेक्स्ट न्यूरॉन और मसल्स ग्लैंड किसके थ्रू, स्मॉल गैप के थ्रू, यानी कि स्नाइपर्स के थ्रू। ठीक है, न्यूरॉन्स जो है वो इलेक्ट्रिकल इंपल्स कंडक्ट करता है एक डायरेक्शन में ओनली, फ्रॉम डेंड्राइट्स, सेल बॉडी, एक्सोन टर्मिनल। सो ये क्या करता है, ये कोऑर्डिनेशन एंड कम्युनिकेशंस इन द बॉडी, यानी कि इसमें पूरे शरीर में कोऑर्डिनेशन और कम्युनिकेशन होता है। ठीक है, आफ्टर दैट बात कर लेते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। तो रिफ्लेक्स एक्शन जो होता है वो सडन होता है, ऑटोमेटिक होता है, एक इनवॉलेंट्री रिस्पॉन्स होता है टुवर्ड्स स्टिमुलस। ये एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है जो हमारी बॉडी को क्विकली रिएक्ट करता है टू हार्मफुल सिचुएशन। इट डज नॉट इन्वॉल्व टू ब्रेन डायरेक्टली, इंस्टेड इट कंट्रोल किसके थ्रू कंट्रोल होते हैं, स्पाइनल कोड के थ्रू। द पाथ थ्रू विच द इंपल्स ट्रेवल ड्यूरिंग अ रिफ्लेक्स एक्शन उसे हम रिफ्लेक्स आर्क कहते हैं। ठीक है, तो जैसे स्टिमुलस, यानी कि जैसे हमने हॉट ऑब्जेक्ट को टच कर लिया, रिसेप्टर स्किन डिटेक्ट द हीट। आफ्टर दैट सेंसरी न्यूरॉन जो कि क्या करते हैं, इंपल्स को कैरी करते हैं टू स्पाइनल कोड। इंटर न्यूरॉन ये क्या करते हैं, मैसेज को प्रोसेस करते हैं। मोटर न्यूरॉन ये कमांड को कैरी करते हैं टू मसल्स। अफेक्टर जो है, मसल्स कॉन्ट्रैक्ट, हैंड्स पुल बैक। तो सिंपल है कि ये क्विक एक्शन जो है समय को बचाते हैं, क्योंकि ब्रेन इसमें इन्वॉल्व नहीं होता इमीडिएटली, बट लेटर द ब्रेन गेट्स इंफॉर्मेशन, तब हमें पेन जो है वो फील होता है। ठीक है, तो ह्यूमन ब्रेन जो है वो कंट्रोल सेंटर होता है बॉडी का, पार्ट ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो ये किसके थ्रू प्रोटेक्टेड होता है, स्कल, क्रेनियम ये कैसी होती है, हार्ड बॉडी कवरिंग होती है। मेनिंजेस 3 प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन होती है। सेरोप्रोस्पाइनल फ्लूइड क्वेश्चंस द ब्रेन। ठीक है, तो मेन पार्ट कौन कौन से होते हैं, 4 ब्रेन, सेरिब्रम ये लार्जेस्ट पार्ट होता है ब्रेन का, जिसका फंक्शन क्या होता है, सोचना, ठीक है, रीजनिंग, इंटेलिजेंस, मेमोरी, इमोशंस। ये वॉलेंट्री एक्शन जैसे कि लिखना, बोलना, ये सब उनको कंट्रोल करता है। ये सेंसरी एरियाज जैसे कि विजन, हियरिंग, स्मेल, टेस्ट, टच को कंटेन करता है। मिड ब्रेन ये स्मॉल पार्ट होता है, ये फोरब्रेन और हिंड ब्रेन के बीच में लोकेटेड होता है। ये रिफ्लेक्स मूवमेंट जैसे आई, हेड और हियरिंग इन सबको कंट्रोल करता है और कोऑर्डिनेट करता है सेंसरी एंड मोटर पाथवेज। हिंड ब्रेन इसमें सेरिबेलम, पोन्स और मेडुला ऑब्लंगटा आते हैं। सेरिबेलम जो है ये हमारे बॉडी बैलेंस और पोस्चर्स को क्या करता है, मेंटेन करता है। पोन्स जो है ये कंट्रोलिंग रेगुलेशंस में रेस्पिरेशन में हेल्प करते हैं, हेल्प इन कंट्रोलिंग रेस्पिरेशन। और मेड्यूला जो है इनवॉलेंट्री एक्शन जैसे कि हार्ट बीट, ब्रीथिंग, स्वेलिंग, वॉमिटिंग इसे कंट्रोल करता है। ठीक है, तो अनलाइक प्लांट डू नॉट हैव अ नर्वस सिस्टम, कि एनिमल्स के तरह प्लांट के पास नर्वस सिस्टम नहीं होता है। तो ये किसके थ्रू क्या करते हैं, कोऑर्डिनेट करते हैं। तो प्लांट हार्मोन और ट्रॉपिक मूवमेंट। तो प्लांट हार्मोन जैसे कि फाइटो हार्मोन्स, तो ऑक्सिन ये क्या प्रमोट करता है, सेल इलोंगेशन, रूट इनिशिएशन, फोटोट्रोपस। गिबरलिन्स जो है स्टेम इलोंगेशन,
सीड जर्मिनेशन, साइटोकाइनिन सेल डिवीजन और डिले एजिंग ऑफ लीव्स। एब्सिसिक एसिड जो ग्रोथ को इनहिबिट कर देता है, विल्टिंग कॉज करता है, क्लोजिंग स्टोमेटा यानी कि स्ट्रेस हार्मोन, इथाइलिन ये कैसा होता है फ्रूट रिपाइनिंग और लीफ फॉल। आफ्टर दैट ट्रॉपिक मूवमेंट, ट्रॉपिज्म यानी कि डायरेक्शनल ग्रोथ, रिस्पॉन्स ऑफ प्लांट पार्ट ड्यू टू स्टिमुलस यानी कि जियोट्रोपिज्म यानी कि ग्रेवियोट्रोपिज्म ये पूछा जाता है। तो रूट्स जो होती हैं वो पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म शो करती हैं यानी कि ग्रो डाउनवर्ड, जो स्टेम होती है वो नेगेटिव जियोट्रोपिज्म शो करती है ग्रो अपवर्ड। आफ्टर दैट फोटोट्रोपिज्म जो कि स्टेम जो है वो बेंड होती है टूवर्ड लाइट। थिग्मोट्रोपिज्म क्लिम्बिंग प्लांट यानी कि ट्रेंडल जो है टेंडल्स जो है वो कॉइल होती है अराउंड सपोर्ट। हाइड्रोट्रोपिज्म रूट जो है वो ग्रो करती है टूवर्ड वाटर सोर्स। कीमोट्रोपिज्म जो ग्रोथ है वो किसके वजह से, केमिकल्स के वजह से, ठीक है। आफ्टर दैट नेक्स्ट आता है हार्मोन। सो हार्मोन्स एक केमिकल मैसेंजर हैं जो सिक्रीट होते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड से डायरेक्टली ब्लड इनटू द ब्लड। ये ग्रोथ, मेटाबॉलिज्म, रिप्रोडक्शन मोड और बॉडी बैलेंस को क्या करते हैं, रेगुलेट करते हैं। तो जो एंडोक्राइन ग्लैंड है ये कैसी है, डक्टलेस ग्लैंड है, इसमें कोई ट्यूब्स, ये जो है हार्मोन डायरेक्टली रिलीज करती है इनटू ब्लड। तो जो मेजर हार्मोन्स और उनका फंक्शन है वो देख लेते हैं। इंसुलिन जो सिक्रीट होता है किसके थ्रू, पैनक्रियास के थ्रू, जो ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करता है किसके थ्रू, बाय कन्वर्टिंग ग्लूकोज, ठीक है। इसकी कमी से क्या होता है, डायबिटीज मेलिटियस। दूसरा आता है एड्रेनलिन जिसे इमरजेंसी हार्मोन कहते हैं, जिसे फाइट और फ्लाइट हार्मोन कहते हैं। ये सिक्रीट होता है एड्रेनल ग्लैंड से जो कि हार्ट बीट, ब्लड प्रेशर, ब्रीथिंग ड्यूरिंग इमरजेंसीज के केस में यानी कि फियर और एंगर के केस में बढ़ा देता है। उसके बाद थायरॉक्सिन सिक्रीट होता है थायराइड ग्लैंड से जो कि कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन इनके मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है, जिसकी कमी से गॉइटर होता है। आफ्टर दैट ग्रोथ हार्मोन जो सिक्रीट होता है पिट्यूटरी ग्लैंड जिसे हम मास्टर ग्लैंड कहते हैं, जिसका फंक्शन होता है ग्रोथ ऑफ बोन्स और मसल्स को कंट्रोल करना, जिसकी डेफिशिएंसी से ड्वार्फिज्म होता है यानी कि हाइट कम होती है, और एक्सेस में गिग्नेटिज्म होता है यानी कि एबनॉर्मली टॉल, ठीक है। सेक्स हार्मोन टेस्टोस्टेरोन इन मेल्स टेस्टिस और एस्ट्रोजन इन फीमेल ओवरीज, ठीक है। तो ये सब अभी हमने देख लिया। आफ्टर दैट एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन ग्लैंड, तो एंडोक्राइन ग्लैंड डक्टलेस ग्लैंड होती है जो कि डायरेक्टली हार्मोन सिक्रीट करती है इनटू द ब्लड स्ट्रीम। हार्मोन जो है अभी हमने देख लिया किसकी तरह काम करते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड जो मास्टर ग्लैंड है बाकी अदर ग्लैंड्स को भी कंट्रोल करती है और ग्रोथ हार्मोन सिक्रीट करती है। थायराइड ग्लैंड जो है वो क्या करती है, थायरॉक्सिन सिक्रीट करती है, मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करती है। एड्रेनल ग्लैंड जो है एड्रेनलिन को सिक्रीट करती है जो कि इमरजेंसी रिस्पॉन्स को कंट्रोल करती है। पैनक्रियास जिसे हम आइसलेट्स ऑफ लैंगरहंस कहते हैं, ये क्या करता है, इंसुलिन को सिक्रीट करता है और ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करता है। ओवरीज इन फीमेल जो कि एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन को कंट्रोल करता है। टेस्टिस इन मेल जो कि टेस्टोस्टेरोन को क्या करता है, सिक्रीट करता है। एक्सोक्राइन ग्लैंड डक्ट यानी कि ट्यूब होती है जो सिक्रेशंस कैरी करती है आउटसाइड द बॉडी और इनटू स्पेसिफिक ऑर्गन। ये जो है ये सिक्रीट, देयर सिक्रेशंस आर नॉट हार्मोन्स बट जैसे कि एंजाइम्स, म्यूकस, स्वीट ऑयल, ये इमीडिएटली वर्क करती हैं बट देयर इफेक्ट जो होता है वो शॉर्ट टर्म के लिए होता है। जो सलाइवरी ग्लैंड है वो सलाइवा सिक्रीट करती है जो डाइजेशन में हेल्प करता है। स्वीट ग्लैंड जो है वो स्वीट क्या है, सिक्रीट करती है जो कि कूलिंग में हेल्प करता है। सेबेशियस जो है यानी कि ऑयल ग्लैंड है, ऑयल सिक्रीट करती है। पैनक्रियास एक्सोक्राइन पार्ट है जो कि पैनक्रियाटिक जूस जो है वो सिक्रीट करती है। लीवर जो बाइल सिक्रीट करता है जो किस में हेल्प करता है, डाइजेशन ऑफ फूड, डाइजेशन ऑफ फूड में हेल्प करता है। किसमें हेल्प करता है, सॉरी डाइजेशन ऑफ फैट में हेल्प करता है, सॉरी फॉर दैट। अब बात करते हैं एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन। तो डक्ट, एंडोक्राइन डक्टलेस ग्लैंड होती है, एक्सोक्राइन के पास डक्ट होती है। ये हार्मोन्स को सिक्रीट करती है, ये एंजाइम, स्वेट वगैरह को सिक्रीट करती है। ये डायरेक्टली कैरी बाय ब्लड टू टारगेट ऑर्गन और ये डायरेक्टली रिलीज होती है टारगेट साइट। इनकी जो स्पीड होती है वो स्लो और लंबी होती है, ये फास्ट होती है लेकिन शॉर्ट टर्म के लिए होती है। पिट्यूटरी, थायराइड, एड्रेनल और इसमें स्वीट, सलाइवरी, लीवर, पैनक्रियास और एक्सोक्राइन पार्ट। तो ये थे बायोलॉजी की मैराथन जिसमें हमने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और जहां से क्वेश्चंस आते हैं उन पर डिस्कशन किया है। आई होप क्लास पसंद आई होगी। फर्दर ऐसी क्लास के लिए चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। आज की क्लास में नहीं, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।